अब देखो मेरा बेटा, जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक फिजिक्स, और आज हमारा है इसका लेक्चर नंबर 3। ठीक है, चलो। अब मेरे बच्चे कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि इसके अंदर बाकी हैं, वो हम मुकम्मल करेंगे। बाकी इंशाल्लाह आज ये चैप्टर हमारा पूरा भी हो जाएगा, और मैं आपके साथ इसकी जो टीपीपी है वो भी शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हम लोग बोहर की थ्योरी जो थी ना मेरा बेटा, उसको डिस्कस कर रहे थे। और बोहर की थ्योरी के अंदर जो बात हमने लास्ट टाइम तक इस्टेब्लिश कर ली थी, वो ये था कि आपके पास जो वेव नंबर की इक्वेशन है, वेव नंबर इज बेसिकली कितनी वेव्स आपकी 1 मीटर लेंथ के अंदर आई हुई हैं, ठीक है, या आ सकती हैं। तो 1/λ इज इक्वल टू RH × 1/NF² -1/NI का स्क्वायर। ये मेरा बेटा हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, और मैंने आपको इससे रिलेटेड जो थे ना वो क्वेश्चंस भी दिए थे करने के लिए। ठीक हो गया। और अच्छा, क्वेश्चंस की जहाँ तक बात है ना, कुछ बच्चे मुझसे पूछ भी रहे थे। मैं आपको फिर बता भी देता हूँ। मेरा बेटा, मैं आपको हर लेक्चर के अंदर जो है ना वो बहुत सारे क्वेश्चन देता हूँ टीवीबी के नाम के ऊपर करने के लिए। और वो क्वेश्चंस इतने आसान होते हैं क्योंकि उस जैसा एक सवाल मैंने आपको कराया होता है, और उसी की वैल्यूज बदल के मैं आपको दे रहा होता हूँ। ये अमूमी तौर पर वो क्वेश्चन होते हैं जो कि पेपर में आपको अक्सर व बेशतर नजर आएंगे। ठीक है, तो कोशिश किया करो, होमवर्क लाजमी करो। इसमें मेरे बच्चे हमारे पास जो आर एच था, ये हमारे पास था रेडबर्ग कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमारे पास थी 1.097 इंटू 10⁷ और यूनिट इसकी होती है मीटर इनवर्स। जब हम आगे चल के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे तो इसको मेरा बेटा हम 1 × 10⁷ ले रहे होंगे वैल्यू को, क्योंकि विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर में हम वैल्यू को राउंड ऑफ कर लेंगे इतना। ठीक है, एनएफ से मुराद हमारे पास क्या हुआ करती थी मेरा बेटा? एनएफ से मुराद हमारे पास था फाइनल स्टेट या फाइनल शेल, जहां पे आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करके आ रहा है। और एनआई से हमारे पास मुराद थी मेरा बेटा इनिशियल स्टेट या इनिशियल शेल, जहां से आपका इलेक्ट्रॉन एनएफ की तरफ आ रहा है। ठीक है, ये वाली बातें हमने सारी की सारी ऑलरेडी करी हुई थी। और मैंने आपको, जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है नीचे से ऊपर जाता है, तो वो जो एनर्जी एक्वायर करेगा उसकी वेवलेंथ एनर्जी कैलकुलेट करना भी सिखा दी थी। और जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है, यानी कि डी एक्साइट होता है, तो उसमें आपको स्पेक्ट्रल लाइन का कॉन्सेप्ट भी बता दिया था, और साथ ये भी बता दिया था कि जब वो फोटोन इमिट होगा तो आपने उसकी एनर्जी और वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करनी हैगी। ठीक है, फिर हमने एक्साइटेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया था। अब मेरे बच्चे, जो हमारा इससे अगला कॉन्सेप्ट है ना, वो हमारे पास आता है लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का। उससे भी पहले हम हाइड्रोजन की जरा इमेजन स्पेक्ट्रम सीरीज पढ़ लें एक बार। हाइड्रोजन का इमेजन स्पेक्ट्रम, देखो आपको नाम से पता चल रहा है कि ये हम कौन सा स्पेक्ट्रम पढ़ने जा रहे हैं। पहले तो ये समझो कि स्पेक्ट्रम क्या होता है, ऑल्दो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर सुन लो। मैंने आपको बताया था यार, स्पेक्ट्रम जो है ना, ये बेसिकली एक ग्राफ लाइक, एक एक कह लो कि एक ग्राफ लाइक पेपर है, जिसके ऊपर आप क्या करते हो, डिफरेंट जो फोटॉन्स इमिट हो रहे हैं ना उनकी वेवलेंथ्स प्लॉट करते हो, रेडिएशंस को प्लॉट करते हो। यानी कि ऐसे समझ लो, मिसाल के तौर पे ऐसे आपके पास एक जो है ना वो ऐसे ऐसे आपके पास ना एक ग्राफ टाइप पेपर है, मिसाल से समझा रहा हूँ, ठीक है। और अब डिफरेंट टाइम इंस्टेंट के ऊपर ना रेडिएशंस इमिट हुई, एक रेडिएशन ये वाली इमिट हुई तो आपने इसको प्लॉट कर दिया, ठीक है, मिसाल के तौर पे। अब इसकी कोई ना कोई सर्टेन वेवलेंथ होगी ना, हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की अपनी क्या होती है, वेवलेंथ होती है। तो मान लो इसकी वेवलेंथ λ1 थी। फिर कुछ टाइम के बाद उसी एटम से एक और कोई रेडिएशन इमिट हुई, तो भाई साहब आपने यहाँ पे एक और बना दिया, ठीक है। अब इसकी जो वेवलेंथ है मान लो वो कोई सर्टेन λ2 है। तो ये जो आपके पास एक ग्राफ टाइप पेपर होता है जिसमें आप स्पेक्ट्रल लाइंस को या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को प्लॉट करते हो हैविंग डिफरेंट वेवलेंथ्स, इसको हम क्या कहते हैं भाई? स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये वही स्पेक्ट्रम है जो मैंने पहली क्लास में भी बताया था आपको कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के तहत होना कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम चाहिए, लेकिन मिलता क्या था? लाइन स्पेक्ट्रम मिला करता था, ठीक है। तो खैर ये स्पेक्ट्रम होता है। अब इसके पीछे लगा हुआ क्या है? इसके पीछे लगा हुआ है मेरे बच्चे इमेजर स्पेक्ट्रम। अब आप अकल से सोचो, इस स्पेक्ट्रम का काम क्या है? इस स्पेक्ट्रम का काम यह है कि इसके ऊपर आप रेडिएशंस को प्लॉट कर सकते हो या रेडिएशंस को ड्रॉ कर सकते हो। अब देखो, रेडिएशंस तो दो तरह की हो सकती हैं। कौन कौन सी सर? एक मेरा बेटा हो सकता है कि आप इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दो, यानी कि एनर्जी दो, और इलेक्ट्रॉन अपना ग्राउंड स्टेट से किसी ऊपर वाली स्टेट में चला जाए एक्साइट होकर, जो हमने कल की क्लास में देखा था।
एक तो ये है, ये कहलाती है एब्जॉर्प्शन रेडिएशंस। क्या कहलाएंगी? एब्जॉर्प्शन रेडिएशंस। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बेसिकली उन रेडिएशन को एक्वायर कर रहा है, गेन कर रहा है, एनर्जी को गेन कर रहा है, और गेन करने के बाद कहाँ जा रहा है भाई? ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो वो कहलाएगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। आपके कोर्स में वो शामिल नहीं है। आपके कोर्स में क्या 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 शामिल है, जो मैंने हेडिंग लगाई है, इमेजन स्पेक्ट्रम। अब आपको देखो यहीं से पता चल गया कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। इमेजन स्पेक्ट्रम का मायना क्या हुआ? जब इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा रेडिएशंस को, और आपने उन रेडिएशंस को प्लॉट कर दिया आकर के, तो ये जो मेरा बेटा आपके पास स्पेक्ट्रम बनता है ना, उसको हम क्या कहेंगे? इमेजन स्पेक्ट्रम। तो पहली बात तो ये समझ लेना, ये बहुत सारे हमारे बच्चे होते हैं रट्टा मार रहे होते हैं, आगे न्यूमेरिकल में फिर बोंगियां मारते हैं। तो वो इसलिए क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो हेडिंग पहले अच्छे से क्लियर कर लो, हम क्या पढ़ रहे हैं भाई? हम इमेजन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं। और इमेजन कब होता है? इलेक्ट्रॉन कब इमिट करता है एनर्जी को? जब वो हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल पे आएगा। भाई ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी इमिट करेगा ना, और नीचे से ऊपर जाएगा तो उसे एनर्जी चाहिए होगी। अब ऐसा क्यों होगा, इसकी पूरी बहस हमने अपनी एनर्जी के कॉन्सेप्ट में करी थी, जो मेरा कल का लेक्चर था। ठीक हो गया? अब समझो आगे। ये तो हो गई पहली बात, इमेजन स्पेक्ट्रम। अब मेरा बेटा इस स्पेक्ट्रम के अंदर सवाल पैदा होता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ 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 पे आ सकता हैगा। ठीक है, तो भैया इसकी बेसिस के ऊपर हमने कहा कि भाई अगर मिसाल के तौर पे फाइनल स्टेट वन है तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। अगर मिसाल के तौर पे आपके पास फाइनल स्टेट टू है, एक पॉसिबिलिटी ये बन जाएगी। अगर मिसाल के तौर पे फाइनल स्टेट थ्री है, एक पॉसिबिलिटी ये बन जाएगी। अगर मिसाल के तौर पे फाइनल स्टेट फोर है, एक पॉसिबिलिटी ये बन जाएगी। अगर मिसाल के तौर पे फाइनल स्टेट फाइव है तो एक पॉसिबिलिटी ये बन जाएगी। अब इसी की बेस पे मेरा बेटा हमारे पास वो सीरीजेज होती हैं जो आप पढ़ के आते हो। ये वाली आपके पास कहलाती है लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज। ये आपके पास कहलाती है बामर सीरीज। ठीक है, और ये मेरा बेटा आपके पास है लाइमन बामर पास्चन सीरीज। फिर ये है मेरे बच्चे हमारे पास ब्रैकेट सीरीज। फिर ये मेरे बच्चे हमारे पास पी फंड सीरीज। अब पहले तो ये समझ लो, ये सर क्या सीरीज, आप सीरीज क्या कह रहे हैं? क्या सीरीज से क्या मुराद है? हमें तो नहीं समझ में आ रहा सीरीज क्या है, अभी समझाते हैं। लाइमैन की मिसाल से हम समझते हैं सीरीज। सीरीज क्या होता है ये? इसको हम कहते हैं ना, किताब में भी आप कभी पढ़ोगे तो इसको हम कहते हैं ये आपके पास इमेजन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। भाई सीरीज से क्या मुराद है सर, ये अभी समझते हैं। देखो अगर मैं आपको बोलूं कि फाइनल स्टेट वन है, फाइनल स्टेट वन का क्या मतलब हुआ मेरे बच्चे? कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पे आएगा? पहले शेल में आएगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन पहले शेल में कहां कहां से आ सकता है? सोचो, इलेक्ट्रॉन पहले शेल में टू से आ सकता है, थ्री से आ सकता है, फोर से आ सकता है, फाइव से, एंड सो ऑन। मतलब कहीं से भी आ सकता है अप टिल इन्फिनिटी। अच्छा, इन्फिनिटी का मतलब ये कोई बहुत दूर नहीं है। इन्फिनिटी का मतलब क्या है? कि जो आपके पास न्यूक्लियस की रेंज थी कि जिसके अंदर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता था, जो उसकी फील्ड थी, उससे बाहर से अंदर आ रहा है। ये वाली बात भी मैंने आपको कल की क्लास में बताई थी। अब देखो, मैंने कल आपको ना स्पेक्ट्रल लाइंस का कॉन्सेप्ट बताया था, अगर आपने पढ़ा हो तो मैंने आपको क्या बताया था? देखो, मान लो अगर टू से वन पे आ रहा है तो ये क्या होगी? फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ एन इज इक्वल टू वन। सिमिलरली अगर थ्री से वन पे आ रहा है तो दिस विल बी सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन। अगर फोर से वन पे आ रहा है दिस विल बी थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन। फाइव से वन पे आ रहा है दिस विल बी फोर्थ स्पेक्ट्रल लाइन। ऐसे ही इंफिनिटी से वन पे आ रहा है तो दिस विल बी लास्ट स्पेक्ट्रल लाइन। तो आप जब यहां पे ये जो आप स्पेक्ट्रम प्लॉट करोगे ना, मान लो आपने यहां पे वो स्पेक्ट्रम प्लॉट किया जिसके अंदर फाइनल स्टेट क्या है? वन है। यानी कि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर जंपिंग फ्रॉम हायर ऑर्डर एनर्जी लेवल टू द फाइनल स्टेट दैट इज ग्राउंड स्टेट, एन इज इक्वल टू वन, जिसको आप एन इज इक्वल टू वन कह रहे हो, वहां पे आ रहे हैं। तो आपके पास इसकी पूरी की पूरी एक स्पेक्ट्रल सीरीज बनेगी, एक स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगी। तो ये जो स्पेक्ट्रल लाइन की सीरीज होती है ना मेरे बच्चे, इनको आप कहते हो लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, पी फंड सीरीज। वो जो कल स्पेक्ट्रल लाइन पढ़ाया था, ये उन्हीं की सीरीज है पूरी की पूरी। ठीक है, अब आपको मैं यहाँ पे ना ये दिखा भी देता हूँ। ये इसकी डायग्राम हर किताब में तकरीबन बनी हुई होती है, तो देखो आपको ये नज़र भी आ जाएगा यहाँ पे, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। अब जब डायग्राम देखोगे आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अब देखो, ये डायग्राम जो है ना, वो बिल्कुल भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि कोई अजीब सी चीज़ हो। ये हमने सबका सब पढ़ा हुआ है। ये डायग्राम मैंने ली है पंजाब बोर्ड से, क्योंकि पंजाब बोर्ड में थोड़ी साफ़ सुथरी बनी हुई है और अच्छी सी बनी हुई है। वरना हर मतलब हर बोर्ड की किताब में ये डायग्राम कॉमन है, आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये यहाँ बना देते हैं। ये देखो, अब ये देखो, ये मेरा बेटा आपके पास है।
अब ये देखो, ये आपके पास है, ये हमने कल की क्लास के अंदर ये सारा का सारा ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था कि आपके पास किसी भी जो स्टेट की एनर्जी होती है वो कैसे होती है, ठीक है। ये आपके पास ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है, n = 1। अब ये जिसको आप कह रहे हो ना लाइमन सीरीज, देखो कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ चुके। n = 2 से कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, फिर n = 3 से आ रहा है, फिर n = 4 से आ रहा है, फिर ये पूरी आपके पास सीरीज चल रही है, ये स्पेक्ट्रल सीरीज चल रही है। तो इसको आप कहते हो फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन, दिस इज द सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन, फिर थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन, फिर फोर्थ, और ऐसे करते करते देखो कहाँ तक जा रहा है ये देखो ये आखिर में छोटा सा क्या लिखा हुआ है, n = इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब बहुत दूर नहीं है, आप यहाँ पे इन्फिनिटी जहाँ लिखा है ना, इसके अगेंस्ट में ये एनर्जी पढ़ो क्या लिखा हुआ है, ये एनर्जी क्या है, जीरो। ये भी अगर आपने कल की क्लास के नोट्स बनाए हो तो मैंने आपको बताई थी बात कि ये दिस इज बेसिकली इफ दिस एनर्जी इज नेगेटिव, तो इसका मतलब वो जो आपकी स्टेट है ना वो बाउंडेड स्टेट है। और अगर ये एनर्जी आपके पास जीरो हो जाती है या ग्रेटर देन जीरो हो जाती है, यानी कि पॉजिटिव हो जाती है, इसका मतलब वहां पे वो बाउंडेड स्टेट अब नहीं है उस पर्टिकुलर न्यूक्लियस के लिए, ठीक है। बाकी अगर आप देखोगे तो आपको ये भी समझ में आ रहा है, ये क्या है भाई, ये आपके पास सेकंड शेल की एनर्जी है। आपको यहां से यहां जाने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, जितना इसका डिफरेंस है, ये भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। फिर इसी तरीके से देखो आपके पास ये बामर सीरीज आ रही है। अब जैसे मैंने लाइमन समझाइए, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे बामर सीरीज है, देखो यहाँ लिख भी देता हूं मैं। अब बामर में आपके पास एनएफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा भाई। अब इलेक्ट्रॉन कहां कहां से 2 पे आ सकता है, गौर से सुनना भाई, इलेक्ट्रॉन 3 से 2 पे आ सकता है, 4 से 2 पे आ सकता है, करते करते इन्फिनिटी से 2 पे आ सकता है। अब बच्चा यहाँ पे बोंगी क्या मारता है, बच्चे को बोलो कि क्या बामर सीरीज के अंदर क्या पॉसिबल है कि Ni 1 हो जाए, क्या इलेक्ट्रॉन 1 से 2 पे आ सकता है, बच्चा बोलेगा हाँ सर आ सकता है, बामर सीरीज होगी वो भी, भाई नहीं होगी वो बामर सीरीज, क्यों नहीं होगी, समझो इस बात को। मैंने कहा क्या ऐसा पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन पहले शेल से दूसरे पे आ जाए, अब इसे बामर कहो, तो इसे बामर नहीं कह रहे होंगे, किस खुशी में भाई, इसलिए कि मेरा बेटा ये तो आपके पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनेगा। भाई 1 तो नीचे वाली स्टेट है ना, और 2 आपके पास ऊपर स्टेट है। तो जब आप लो से हाई पे जाते हो तो आपको तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देनी पड़ती है, और हम क्या पढ़ रहे हैं, इमेजन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं। ये जो आपने सारी की सारी सीरीज पढ़ी है, लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, पीफंड, जितनी स्पेक्ट्रल सीरीज आपके कोर्स के अंदर है वो तो सारी हैं ही क्या, इमेजन है। तो ये क्या बनेगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बनेगा। तो बामर के लिए या किसी भी सीरीज के लिए जो इनिशियल स्टेट होगी वो उसकी फाइनल स्टेट से एक ऊपर से शुरू होगी, हमेशा ध्यान में रख लेना ये बात, ठीक है। सिमिलरली अब पास्चन, भाई NF3 है तो 1 2 तो हो नहीं सकता क्योंकि वो लोअर स्टेट्स बन जाएंगी। तो Ni क्या बन जाएगा आपके पास, 4 हो सकता है भाई, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, करते करते अप टिल इन्फिनिटी पे चले जाओगे। फिर ब्रैकेट में भाई अब 4 से ऊपर से शुरू हो जाओ तो 5 हो सकता है भाई, 6 हो सकता है भाई, 7 हो सकता है, करते करते अप टिल इन्फिनिटी पे आ जाओ भाई। फिर यहाँ पे Ni का वैल्यू आपके पास 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, करते 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 कहाँ तक आ जाओगे भाई, इन्फिनिटी तक आप उठ के आ जाओगे। देखो यही चीज इन्होंने यहाँ पे बनाई हुई है, आपको नजर भी आ रहा है। आप इस डायग्राम में देखो, बामर में आपको कोई भी लाइन ना ऐसे नजर नहीं आ रही होगी ये कि n = 1 से ऐसे आ रहा है, ये पॉसिबल नहीं है ना, आप उलट जा रहे हो। क्वेश्चन में देखो आपको ये नजर नहीं आ रहा कि n = 2 से 3 पे आ रहा है या 1 से 3 में जा रहा है, आप ये नहीं देख रहे। आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो कि ये देखो लाइन ऊपर से ये आ रहा है, ये आ रही है ऊपर से, ये आ रही है, ये आ रही है, ये पार्शियल सीरीज है, इसको कहते हैं अपन लोग सीरीज, ठीक है। मतलब इमेजन स्पेक्ट्रम इस वजह से कह रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया सबका कि इसको इमेजन स्पेक्ट्रम किस खुशी में कह रहे हैं, क्योंकि वो हायर लेवल से लोअर लेवल पे आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली रिलीजिंग एनर्जी। बोलो यहां तक सबको सारी बात समझ में आती है, आसान आसान बातें पढ़ रहे हैं, कोई मुश्किल बात तो अब तक हमने डिस्कस नहीं करी है वैसे, ठीक है। बोलो क्लियर है ना, आसान चीजें सारी, चलो गुड है, ठीक है। अब देखो ये हो गया। अब मेरा बेटा जाहिर सी बात है ये जो एनर्जी एमिट होती है, अब इसके अंदर आपके पास क्या है, जब ये इमिट होती है तो ये पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। अभी आपको मैंने बात बताई ये इमिट होती है तो ऑल दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अच्छा एक और बात ध्यान में रख लेना भाई, ये एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं है, ठीक है। एक्स्ट्रा क्लासेस से बच्चे के जहन में ये आता है कि शायद सर पुराने कोर्स का रिवीजन करा रहे हैं या कोई ऐसी चीज पढ़ा रहे हैं जो पुराने बच्चों को पढ़ाई भी है। मेरा बेटा ये रेगुलर क्लासेस हैं, ठीक है। रेगुलर क्लास से मुराद ये है कि इसमें मैं वो कोई टॉपिक डिस्कस नहीं करूंगा जो पहले हो चुका है, ठीक है। तो इसमें मेरा मकसद ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को कोर्स मुकम्मल कराया जा सके रमज़ान के अंदर जो हमने क्लासेस प्लेस करी हैं, ठीक है। तो कोई ये सोच के क्लास ना छोड़ दे भाई इसमें कोई पुराना टॉपिक चल रहा होगा। अच्छा अब मेरा बेटा ये सारी की सारी जो ये सीरीज है ये बेसिकली क्या है, ऑल दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है। और हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को याद भी किया हुआ था, हमारे पास एक जुमला था, कौन कौन सा था वो भाई, राहुल्स मदर इज विजिटिंग अंकल जेवियर्स गार्डन,
ठीक है। हाँ, जो कोर्स रिवाइज होना है वो बाद में जरूर रिवाइज होगा, लेकिन ये जो क्लासेस है ना ये उनके लिए नहीं है, तो आपने ये नहीं समझ लेना कि मैं छोड़ देता हूँ क्लास, ये कोर्स रिवाइज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से मेरा बेटा जो आपके पास लाइमन सीरीज है वो आपके पास अल्ट्रा वायलेट रीजन में आती है। क्या मतलब इस बात का सर? मेरा बेटा इस बात का मतलब ये है कि जब फाइनल स्टेट वन होगी तो इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जब फर्स्ट स्टेट में आएगा तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट होगी उसकी वेवलेंथ इस तरह की होगी कि वो कहाँ पे लाई कर रहा होगा, अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई कर रहा होगा। ये मतलब है इसका, मैं आपको अभी ये साबित भी कराऊंगा। जो आपके पास बामर है ये मेरे बच्चे कहाँ पे होता है, विजिबल रीजन में होता है। सर विजिबल कौन सा? मेरा बेटा वो लाइट जो आपको नेकेड आई से अपनी आंखों से नजर आती है, और आपको याद है हम उसका जो मुखफ़फ़ पढ़ते हैं या उसकी जो शॉर्ट फॉर्म पढ़ते हैं वो क्या है, विब ग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। अब इसकी जो अगर मैं आपको रेंज बताऊं ना तो ये तकरीबन तकरीबन होता है 400 नैनोमीटर से लेकर मेरे बच्चे कोई 720 नैनोमीटर तक होता है। ये तकरीबन 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 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम भी हम इसे कहते हैं। एक रेंज है जिसके अंदर, मतलब इस रेंज के अंदर जो भी आपके पास वेवलेंथ आएगी वो आप अपनी नेकेड आई से देख सकते हो। अब मेरा बेटा आपके पास ये जो आ रहा है पाशन सीरीज या ब्रैकेट सीरीज या पीफंड सीरीज, ये जो भी है ये तीनों जो है, ये मेरा बेटा तीनों की तीनों जो वेवलेंथ इमिट करते हैं ये कहाँ पे लाई करती हैं, ये लाई करती है मेरा बेटा इंफ्रारेड रीजन के अंदर। कहाँ लाई करती हैं? इंफ्रारेड रीजन के अंदर ये वेवलेंथ आपकी लाए कर रही होती हैंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जरा समझते हैं, मतलब ये मैंने क्या बताया मैं फिर रिपीट कर देता हूं। देखो भाई, आपका इलेक्ट्रॉन किसी भी, और से सुनो, छापो नहीं, साथ साथ सिर्फ सुनो। आपका इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर शेल से जब लोअर शेल पे आएगा तो वो क्या करेगा भाई, एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। अब जब वो एनर्जी रिलीज करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिलीज करेगा, तो मेरे प्यारे बच्चे ये सारी की सारी एनर्जी ही है, ये सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। सर तो फिर इनमें डिफरेंस क्या है? मेरा बच्चा इनमें डिफरेंस ये है कि इनमें कुछ रेडिएशन ऐसी हैं जिसका पैकेट साइज कम है एनर्जी का, कुछ ऐसी है जिसका पैकेट साइज ज्यादा है। भाई ऐसे समझ लो कि आपके पास किस तरह मिसाल दी जाए, ऐसे समझ लो कि आपके पास जो है ना वो लेट से कुर्सी की दुकान है। अब वो कुर्सी की दुकान पे 1000 रुपए की भी कुर्सी है, 1 लाख रुपए की भी कुर्सी है, जो गेमिंग चेयर आती है बहुत महंगी महंगी आती हैं। तो अब है सारी कुर्सियां, पर्पस तो सबका बैठने का ही है, लेकिन क्वालिटी और स्ट्रक्चर और मटेरियल और कंफर्ट उसके लिहाज से प्राइसेस वेरी कर रही हैं। तो ऑल दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। फर्क किस चीज का है कि एनर्जी का पैकेट अलग अलग है, ठीक है। अब जैसे रेडियो वेव और माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज, ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, सब फोटॉन से मिलकर बनी है, सबकी स्पीड 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड ही होने वाली है। वो डिफरेंस नहीं है। बस फर्क ये है कि जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो वैसे वैसे एनर्जी का पैकेट क्या है, बढ़ता जा रहा है। यानी कि रेडियो वेव का एक फोटोन होगा ना उसकी एनर्जी कम होगी, माइक्रोवेव वाले की ज्यादा होगी, इंफ्रारेड वाले की और ज्यादा, विजिबल वाले की और ज्यादा, अल्ट्रावायलेट वाले की और ज्यादा। ये मतलब है इसका, ठीक है। तो आपने ये बात समझनी है। आप आगे जा रहे हो, एनर्जी बढ़ रही है, वेवलेंथ कम हो रही है और फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, क्योंकि एनर्जी का फ्रीक्वेंसी से डायरेक्ट रिलेशन है और वेवलेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। तो ये आपने जहन में रख लेना है। अच्छा, अब एक और सवाल बच्चे के जहन में आता है कभी कभार, वो ये आता है कि सर ये आपने तीन जो थी ना ये कैसे आपने एक ही जगह पे घुसा दी लाके, यानी कि NF = 3 और NF = 4 और NF = 5, इन सबको आप कह रहे हैं कि इंफ्रारेड रीजन है, ये कैसे हो सकता है? देखो इसकी मिसाल आप ऐसे समझो, यहां पे आपको नजर आ रहा है मैंने कहा 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक। अगर मैं आपको बोलूं यार मेरे पास 410 नैनोमीटर की एक वेवलेंथ है, आप उसे कहाँ क्लासिफाई करोगे? विजिबल में। ऐसे ही क्या बोला, मैं लिख भी देता हूँ। अगर मैं आपको कहता हूँ कि यार मेरे पास 410 नैनोमीटर की एक वेवलेंथ है मिसाल के तौर पे, तो मैं आपसे पूछूं भाई मुझे क्लासिफाई करके बताओ वो किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फैमिली से बिलोंग करता है, तो आप बोलोगे सर विजिबल से करता है। मैं बोलूंगा ठीक है। मैं बोलता हूँ मेरे पास एक 620 नैनोमीटर है, इसे कहाँ पे करोगे? इसे भी विजिबल में करोगे। अब मुझे बताओ क्या ये दोनों वेवलेंथ बराबर हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता, बहुत फर्क है दोनों में तो आप दोनों को विजिबल क्यों कह रहे हो? आप बोलोगे देखो बिलाल भाई, एक रेंज है ना हमारे पास 400 से 700 नैनोमीटर, अभी इस रेंज में जो भी आएगा वो रहेगा तो विजिबल ही ना। हाँ ये हो सकता है कि वो विजिबल में छोटी वेवलेंथ साइड पे आ जाए या अपर वेवलेंथ साइड पे चला जाए, लेकिन रहेगा तो वो विजिबल ही। बिल्कुल ऐसे ही इंफ्रारेड रीजन की भी एक पूरी रेंज होती है।
यानी कि एक रेंज होती है जिसके अंदर एक आपके पास इनिशियल वैल्यू है और एक आपके पास फाइनल वैल्यू है। तो आपके पास होता क्या है, जो आपके जहन में बाद में सवाल आ सकता था उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। जब आप एन एफ इज इक्वल टू 3 सेट करते हो, या एन एफ इज इक्वल टू 4, या एन एफ इज इक्वल टू 5, इस केस के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट होती हैं, इनकी जब वेवलेंथ स्टडी की गई तो पता चला कि वो वेवलेंथ इंफ्रारेड रीजन की रेंज में आती है। तो जब इंफ्रारेड रीजन की रेंज के अंदर आती है तो कुछ लोअर इंफ्रारेड है, फिर इंफ्रारेड है, फिर फार इंफ्रारेड है। जैसे अगर आप किताब देखोगे तो एन एफ इज इक्वल टू 3 वाले केस में जो वेवलेंथ होती है उनको वो कहते हैं लोअर इंफ्रारेड, इसे वो कहते हैं इंफ्रारेड, इसे वो कहते हैं फार इंफ्रारेड रीजन। ठीक है, तो ये ध्यान में रख लेना, कभी कभार आपका एग्जामिनर यहाँ से सवाल पूछ लेता है। अच्छा, अब आते हैं इसके अंदर कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। अब देखो मेरा बेटा, अगर मैं आपको लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट बताऊं उससे पहले आपके सामने फॉर्मूला लिख देता हूं, E इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा। आपको वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है एनर्जी का और वेवलेंथ का रिलेशन आपस में कैसा है मेरे बच्चे, इनवर्स है। ठीक है। अच्छा, अब एक और सवाल करते हैं। अब सवाल ये सवाल आपने करना है क्योंकि ये सवाल हम कई दफ़ा कर चुके हैं कल की क्लास में। ठीक है, तो अब आपने ये सवाल करना है। ये मान लो मेरा बेटा, हमारे पास जो है ना वो 3 स्टेट्स हैं। यहाँ की एनर्जी हमारे पास है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको मैंने कह दिया लेट्स से दिस इज स्टेट नंबर 1। यहाँ की एनर्जी है मेरे पास माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझ जाना, एन इज इक्वल टू 2। यहाँ की एनर्जी है मान लो माइनस का 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको कह दिया एन इज इक्वल टू 3। सवाल बहुत सिंपल सा है, बहुत आसान सा सवाल है, कोई बिल्कुल मुश्किल चीज़ है ही नहीं। सवाल ये है कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और से सुनना, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। ठीक है, एन इज इक्वल टू 2 में, और एक इलेक्ट्रॉन एन इज इक्वल टू 3 में। अब जो इलेक्ट्रॉन है ना मेरे बच्चे, एन इज इक्वल टू 3 वाला इलेक्ट्रॉन भी जंप मार के आ रहा है एन इज इक्वल टू 1 पे, यानी कि डी एक्साइट हो रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। और मेरे बच्चे आपके पास ये भी ऊपर से नीचे आ रहा है। ठीक है, एन इज इक्वल टू 1 पे आ रहा है। अब पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जाहिर सी बात है, दोनों के दोनों जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं, डी एक्साइट हो रहे हैं, तो दोनों जो है वो क्या करेंगे, फोटॉन्स इमिट करेंगे भाई साहब। ये भी अपना फोटोन इमिट करेगा और ये भी क्या करेगा, अपना फोटोन इमिट कर रहा होगा। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब आपसे सवाल ये है कि आपने बताना है दोनों के फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट करके बतानी है। इसकी एनर्जी को मैं कह देता हूँ लेट से E1, इसकी एनर्जी को लेट से मैं कह देता हूँ E2। तो अब जल्दी से मुझे बता दो दोनों की एनर्जी क्या है, हमने कल की क्लास में देखा था और मैंने आपको होमवर्क भी दिए थे इस टाइप के। बोलो एनर्जी क्या क्या आ रही है, जल्दी से बोलो। E1 क्या आता है और E2 क्या आता है, बोलो। E1 आता है 12.1। कल क्लास नहीं हुई, अहमद बेटा कौन सा नशा किया हुआ है आपने, कोई गांजा मांजा तो नहीं फूक लिया आपने कहीं शहरी में। क्लास अपने टाइम पे हुई थी कल। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जी जी बेटा, 2 से 1 पे भी आ सकता है। बिस्वा बेटे, रिकॉर्डिंग अपलोड हुई थी ना, आपने रिकॉर्डिंग क्यों नहीं देखी दोबारा से। चलो, अब देखो इधर। अब देखो मेरे बच्चे, बिल्कुल सही है, काफी सारे लोगों ने इसका मुझे सही आंसर दे दिया। जितने लोगों ने नहीं दे सके या गलत आंसर दिया है वो समझ लो कैसे हो रहा है। मैंने आपको बताया था कि आप क्या करोगे, बड़ी वैल्यू में से आप छोटी वैल्यू को माइनस कर दोगे। तो 13.6 माइनस आपने कर दिया किसको, 3.4। ठीक है, सॉरी, ये हम किसका निकाल रहे हैं, 3 से उसका निकाल रहे हैं। ठीक है, ये हम निकाल रहे हैं 3 से 1 का। जब 3 से 1 का निकालेंगे तो 1 पे आ रहा है, 1 की एनर्जी कितनी है मेरा बेटा, 13.6, माइनस कहाँ से आ रहा है, 3 से आ रहा है, इसकी एनर्जी कितनी है आपके पास, 1.5। ठीक है, वो 3.4 मैंने गलती से माइनस कर दिया था क्योंकि 3.4 तो एन इज इक्वल टू 2 की एनर्जी है। ठीक है, जहां से आ रहा है और जहां पर जा रहा है, इन दोनों की एनर्जी को आप सब्ट्रैक्ट करते हो, बड़े में से छोटी एनर्जी को आप माइनस कर दोगे, और माइनस साइन साथ में लगेगा जो कि ये शो कर रहा है कि एनर्जी इससे क्या हो रही है, बाहर आ रही है। ठीक है, तो जब आप 13.6 से 1.5 को निकालोगे तो 12.6 क्या बच जाएगा भाई, 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और माइनस साइन यहाँ पे लगेगा जो कि माइनस साइन ये शो कर रहा होगा कि ये आपका क्या है, इमेजन स्पेक्ट्रम है, तो जहन में रख लीजिएगा। ठीक है, अब कोई बोले सर माइनस साइन यहाँ पे फॉर्मूले से तो नहीं आ रहा, मेरे बच्चे ये फॉर्मूला इमेजन स्पेक्ट्रम का है भी नहीं फिर।
ठीक है। अगर आप इसको इस तरह देखोगे तो ये फॉर्मूला तो इमेजन स्पेक्ट्रम का है भी नहीं। तो फॉर्मूला जब आपका इमेजन स्पेक्ट्रम का है तो उसमें तो आप रखोगे ई एफ माइनस ई आई। अब ई एफ की वैल्यू आप प्रॉपर लोगे -13.6 और ई आई की वैल्यू आप लोगे फिर -1.5। फिर सॉल्व करोगे तो आपके पास फॉर्मूले के अंदर भी आ रहा होगा। लेकिन मैंने आपको कहा था कि भाई आप फॉर्मूले ई एफ माइनस ई आई और ई आई माइनस ई एफ याद करने के बजाय इनमें घूमते रहोगे, कब एब्जॉर्प्शन का लगाना है कब इमिशन का लगाना है, आप जिंदगी आसान करो अपनी। आप सिंपल क्या करो, आप जो है ना वो बड़े में से छोटी एनर्जी माइनस करो, ठीक है। और हम यहाँ पे अभी माइनस साइन लगाएंगे भी नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे माइनस साइन का कोई काम नहीं है। हमें सिर्फ इतनी बात ध्यान में रखनी है कि कितनी एनर्जी है, 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वो एनर्जी क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, ठीक है। अब आ जाओ आगे हम चलते हैं ई टू की तरफ। अब जब हम ई टू की तरफ चलते हैं तो इसके अंदर क्या है भाई, सेकंड से वन में आ रहा है। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, 13.6 माइनस का 3.4 कर दिया भाई, क्या बनता है यहाँ पे आपके पास 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो भाई ये आंसर आ रहा है, जितने लोगों ने ये आंसर बताया था एक्सेलेंट, बिल्कुल सही बताया था। अब यहाँ पे ना आपने सीखनी क्या बात है या क्या चीज़ आपने समझनी है, आप समझो इस बात को या देखो इस बात को कि मेरा बेटा जब आपके पास आपका इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 2 से 1 पे आ रहा है तब उसकी एनर्जी देखो, और जब वो n इज इक्वल टू 3 से 1 पे आ रहा है तब उसकी एनर्जी देखो। जब वो 2 से 1 पे आ रहा है तब उसने जो एनर्जी रिलीज करी है वो कितनी है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब 3 से 1 पे आ रहा है तब जो एनर्जी रिलीज करी है वो कितनी है, 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैं यहाँ पे इस एग्जाम्पल को देखते हुए ना एक बात तो कह सकता हूँ साफ साफ, क्या कह सकता हूँ कि भाई जितना ऊपर से आएगा, देख रहे हो, जितना ऊपर से आएगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। जितना ऊपर से आएगा, जितना ऊपर से आएगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। देखो यही हो रहा है, आपके सामने हो रहा है, उतनी ज्यादा एनर्जी क्या होगी, रिलीज हो रही होगी, ठीक है। इसका मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि मैक्सिमम एनर्जी कब रिलीज होगी, मैक्सिमम एनर्जी कब इमिट होगी, तो मैक्सिमम एनर्जी भाई जितना ऊपर से आएगा उतनी ज्यादा एनर्जी है। तो मैक्सिमम एनर्जी कब होगी, जब मैक्सिमम ऊपर से आ जाए। तो भाई मैक्सिमम ऊपर से आने का क्या मतलब है कि एन आई का वैल्यू क्या हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए, ठीक है। समझते हो इस बात को, भाई जितना ऊपर से आएगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो मैक्सिमम एनर्जी कब इमिट होगी, जब इनिशियल, भाई आखिरी हद क्या हो सकती है कि इन्फिनिटी से आ जाए, मतलब फील्ड के बाहर से फील्ड के अंदर आ जाए। अगर मैं आपसे बोलूं मिनिमम एनर्जी कब इमिट होगी, तो आप देख लो भाई जितना ऊपर से आ रहा है उतनी ज्यादा एनर्जी है ना, तो मिनिमम एनर्जी कब इमिट होगी, जब बिल्कुल पड़ोस से आएगा। पड़ोस का मतलब क्या है, अगर 1 में आ रहा है तो 2 से 1 में आए मिनिमम एनर्जी है, अगर 2 में आ रहा है तो 3 से 2 में आए मिनिमम एनर्जी है। देखो अगर 2 में आ रहा है, 3 से 2 में आएगा तो मिनिमम एनर्जी है, 4 से 2 में आएगा तो 3 से 2 में आने वाले के मुकाबले में बढ़ जाएगी, 5 से 2 में आएगा और बढ़ जाएगी, 6 से 2 में आएगा और बढ़ जाएगी, इन्फिनिटी से 2 में आएगा तो मैक्सिमम हो जाएगी। तो मिनिमम एनर्जी कब होगी भाई, जब पड़ोस से आए, जस्ट एक ऊपर से आए। यहां लिख देता हूं, जस्ट एक ऊपर से आए, यानी कि जस्ट एक लेवल के डिफरेंस से नीचे आ रहा हो। तो इसको हम किताब में ऐसे लिखते हैं, एन आई इज इक्वल टू एन एफ प्लस वन, यानी कि जहां पे आना है उससे जस्ट एक ऊपर से आ रहा हो। देखो ये वाला पॉइंट मैं फिर रिपीट कर देता हूं, अच्छे से समझ लेना, कोशिश करना कि इसको ना आप रट्टा ना मार रहे हो, और इसको ना आप समझ लो, जो मैंने आपको ऊपर मिसाल दी है ना इससे समझो। मैंने क्या बोला, आपको मिसाल से साबित किया कि जब आपके पास आपका इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट में आएगा तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इमिट करेगा। फिर मेरा बेटा जब वो 3 से 1 में आएगा तो वो 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इमिट करेगा, ठीक हो गया। अब देखो आपको नजर आ रहा है एनर्जी क्या दोनों केस में बराबर इमिट हुई है, नजर आ रहा है नहीं इमिट हुई। 2 से 1 में कम इमिट हुई, 3 से 1 में ज्यादा। अब एक काम करो, अगर आप 4 से 1 में भी करके देखोगे ना, तो यहां से देख लेते हैं ना 4 की एनर्जी क्या है आपके पास, 4 की एनर्जी है आपके पास 0.5। मिसाल दे रहा हूं, मिसाल के तौर पे अगर आपने ये कैलकुलेट करना हो कि भाई चौथे से मान लो आपके पास 1 पे आ रहा है, 1 की एनर्जी कितनी है, 13.6 है। तो भाई जो डिफरेंस होगा वो कितने का होगा, 13.6 माइनस 0.85 का होगा। ये डिफरेंस होगा आपके पास, करके देखो। अब ये जो आपके पास आंसर आएगा, अगर मैं 0.85 को थोड़ी देर के लिए 0.8 ले लूं सिर्फ समझाने के लिए, तो 13.6 माइनस 0.8 करोगे तो 12.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास एनर्जी क्या हो रही होगी, रिलीज हो रही होगी। यानी कि आपने समझा क्या, समझा ये कि भाई जितना ऊपर से आ रहा है उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज है, ठीक है। तो मैक्सिमम एनर्जी कब है, जब इन्फिनिटी से आएगा, और मिनिमम एनर्जी कब होगी, जब जस्ट एक ऊपर से आएगा। तो अब इसी की बेस पे मेरा बेटा हम अपना लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट डिफाइन करते हैं। देखो अभी आपको क्या मैंने बताया था, E इज इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाई लेमडा। ई का लेमडा के साथ रिलेशन कैसा है, इनवर्स है।
तो जब एनर्जी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी। तो देखो, जब मैक्सिमम वेवलेंथ इमिट होगी, सॉरी, जब मैक्सिमम एनर्जी इमिट होगी, जब एनर्जी मैक्सिमम इमिट होगी, इस केस में हम कहेंगे जो वेवलेंथ होगी दैट इज द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। सिमिलरली, जब मिनिमम एनर्जी इमिट होगी, ये वाले के अंदर जब मिनिमम एनर्जी इमिट होगी, तो इस केस के अंदर हम कहेंगे जो वेवलेंथ है वो कैसी है भाई साहब, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है। अब एक तरीका तो ये है कि भाई आप इसका रट्टा मार लो कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के अंदर एन आई का वैल्यू हम लेंगे इन्फिनिटी। दूसरा तरीका जो मैंने आपको सिखा दिया उससे सीख लो। और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ में एन आई का वैल्यू क्या लेंगे भाई, एन एफ प्लस वन लेंगे। ठीक है। अब इसका सवाल आपका एग्जामिनर किस किस तरह से पूछता है, यहां तक बता दो भाई, सब चीज समझ में आ गई? याद करने की बात नहीं कर रहा, समझ में आ गई? बोलो कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट क्या है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट क्या है, उसको हम लोग एनर्जी से कैसे रिलेट कर पा रहे हैं। सवाल मैं भी आपको कराऊंगा, सवाल मैंने नहीं कराया अभी तक। बोलो, यहाँ तक क्लियर है? जी बेटा, एनर्जी का फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। एन एफ प्लस वन ऐसे हुआ बेटा कि जैसे अगर टू पे आ रहा है, तो टू में वो कहाँ कहाँ से आ सकता है, थ्री से आ सकता है, फोर से आ सकता है। तो कम से कम एनर्जी कब रिलीज होगी, जब वो जस्ट एक ऊपर से आएगा, यानी कि थ्री से टू में आएगा उठ के। जी अब्दुल्ला बेटा, कह सकते हो आप, ठीक है। जितना दूर शेल से आएगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। अगर एनर्जी अब्जॉर्ब होगी तो हम पॉजिटिव साइन लगाएंगे। यार एन इज इक्वल टू थ्री से जब आप वन में लेकर आ रहे हो ना, तो हो सकता है वो एन इज इक्वल टू टू पे आए पहले, फिर वहां से वन पे आए, हो सकता है वो डायरेक्टली वन पे आ जाए, जो मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, दोनों प्रोबेबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं साइमल्टेनियसली। ठीक है। चलो, अब देखो मेरा बेटा, हमारे पास आता है लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के जो सवालात है ना, अब उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसके सवालात जो है ना वो किस तरह से आता है। ठीक है। अच्छा जी। अब देखो मेरे बच्चे, सवाल अच्छे से समझना, क्योंकि एक मैं कराऊंगा, उसके बाद फिर बाकी बहुत सारे आपने करने होंगे, तो अच्छे से, खूब अच्छे से समझते चलना। देखो, आपको मैं कहता हूं फाइंड द, और फाइंड द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट, फाइंड द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बामर सीरीज, फाइंड द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बामर सीरीज। ठीक है भैया, ये हमारा सवाल है। अब देखो, अभी हमने क्या साबित करना है, या क्या करना है, लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, और ये कौन सा है, बामर सीरीज का क्वेश्चन है। अब आप नोट करो, मैंने आपको पढ़ाया था जो बामर सीरीज होती है, ये इसके अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट होती हैं वो किसके अंदर होती हैं मेरे बच्चे, वो विजिबल रीजन के अंदर होती है। और विजिबल रीजन के अंदर जो आपकी रेंज ऑफ वेवलेंथ कवर हो रही होती है वो 400 नैनोमीटर, यानी कि 400 इंटू 10⁻⁻⁹ से लेकर 720 या 700 नैनोमीटर तक जाती है, यानी कि 700 इंटू 10⁻⁹ तक जाती है। अब कहता है क्या है भाई, कहता है फाइंड द लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। आपने लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालनी है किसके अंदर, बामर सीरीज में। जिसको अभी तक ऊपर का टॉपिक नहीं समझ में आया, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, और से देख लो। बामर सीरीज का मतलब क्या है मेरे बच्चे, बामर सीरीज का मतलब है एन एफ इज इक्वल टू टू होगा भाई, फाइनल स्टेट तो फिक्स है, सही है। अब रही बात इनिशियल स्टेट की। अब देखो, इनिशियल स्टेट ना टू से ऊपर कोई भी हो सकती है, थ्री भी हो सकती है, फोर भी हो सकती है, फाइव भी हो सकती है, सिक्स भी हो सकती है, ऑल द वे अप टिल इंफिनिटी कोई भी हो सकती है। तो अब देखो, मिनिमम एनर्जी कब रिलीज होगी, जब जहां पे आना है उससे जस्ट एक ऊपर से आएगा। देखो, आना उसने ऊपर से ही है, वरना इमेजन स्पेक्ट्रम बनेगा ही नहीं। बामर, लाइमन, पास्टन, ये है ही सारी इमेजन सीरीज जो मैंने क्लास की इब्तिदा में बताया था। तो मिनिमम, अगर मैं कहूं एन इज इक्वल टू थ्री से टू पे आ रहा है, तो इस केस में मेरे बच्चे जो एनर्जी होगी दैट विल बी मिनिमम, कम से कम एनर्जी होगी। और जो वेवलेंथ होगी वो कैसी हो जाएगी भाई, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, क्योंकि एनर्जी और वेवलेंथ की रिलेशन इनवर्स इनवर्स है। ठीक है। फिर मैक्सिमम दूर कहां से आ सकता है, वो इन्फिनिटी से आ सकता है। तो इस केस में जो एनर्जी है ना मेरा बेटा, वो क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। और एनर्जी और वेवलेंथ की रिलेशन इनवर्स है, तो इस केस में आपके पास जो वेवलेंथ हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी भाई, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हो जाएगी। सही है। अब देखो जरा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ या शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, लेट से मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। ठीक है। पहले मैं शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए काम कर रहा हूँ। अब देखो कैसे करना है, आपको फॉर्मूला पता है, वही वेव नंबर वाला, वन अपॉन लेमडा इज इक्वल टू आर एच
आर भी लिख सकते हो उसे आप। 1/nf का स्क्वायर, एनएफ कितना है 2, तो 1/nf का स्क्वायर माइनस 1/ni का स्क्वायर। एनआई कितना है आपके पास, इन्फिनिटी है। कैसे पता चला सर, एनर्जी मैक्सिमम है तभी वेवलेंथ शॉर्टेस्ट है। अब देखो, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी होता है, 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी इज ऑलवेज जीरो। सही है। तो ये मेरा बेटा आपके पास देखो क्या चीज बन गई, ये बन गया आपके पास 1/λ इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय 1/2 का स्क्वायर, क्या हो गया 4 हो गया। अब अगर मैं दोनों साइड्स को पलट लेता हूं तो लेमडा इज इक्वल टू 4/r बनता है। ठीक है। कई दफा एक चीज और ध्यान में रख लेना, एटॉमिक फिजिक्स के अगर आप पास पेपर्स देखोगे तो कई दफा आपको जो वो वेवलेंथ कैलकुलेट करने बोलता है ना, उसका आंसर वो इन टर्म्स ऑफ रेड बर्ग कांस्टेंट ही निकाल के आपको देता है। यानी कि आपको आखिर में रेड बर्ग कांस्टेंट की वैल्यू पुट नहीं करनी होती, कई दफा ऐसा होता है, लेकिन कई दफा पुट करनी भी पड़ती है। अब मिसाल के तौर पे अगर मैं इसके अंदर आर का वैल्यू जो मैंने राउंडेड ऑफ फिगर में लिया है, आर का वैल्यू 1 × 10⁻⁷ अगर मैं वो लेके चलता हूँ, तो मेरे बच्चे वेवलेंथ क्या बन जाएगी, वेवलेंथ बन जाएगी 4/1 × 10⁻⁷। अब ये 10⁻⁷ मेरे बच्चे जब ऊपर जाएगा तो दिस विल बी 4 × 10⁻⁷मीटर। सही है। अब देखो, अभी डेसिमल यहाँ पे है और यहाँ पे 10⁻⁷ एज इट इज लिखा हुआ है। अगर मैं इसको 2 प्लेस आगे ले जाऊं डेसिमल को, तो भाई बेसिक मैथ्स हमने पढ़ी हुई है, हमें पता है कि जब आगे लेके जाएंगे तो पावर कैसी आती है, नेगेटिव आती है भाई, राइट में लेके जाने पे पावर नेगेटिव होती है। तो बन जाएगा 400 × 10⁻⁻2। भाई डेसिमल 2 प्लेस राइट में गया, पावर -2 आ गई, और 10⁻⁷ तो पहले से था मेरे बच्चे। आपने इन दोनों को ऐड कर लिया, क्योंकि बेसिस आर सेम तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो 400 × 10⁻⁹मीटर। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 400 नैनोमीटर। देखो, यही चीज आपने कैलकुलेट करी यहाँ से, 400 नैनोमीटर। बामर सीरीज के अंदर जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है वो 400 नैनोमीटर के रफली आसपास होती है। एक्चुअल वैल्यू 380 होती है, लेकिन हम रफ बात कर रहे हैं ना, क्योंकि हमने जाहिर है रेडबर्ग कांस्टेंट भी रफ लिया हुआ है। ठीक है, रफ इसलिए कि विदाउट कैलकुलेटर हो जाए। अब यही चीज जब आप शॉर्टेस्ट के बजाय लॉन्गेस्ट कैलकुलेट करोगे, मैं बता देता हूं करोगे आप ही लोग, जब आप इसी के अंदर मेरे बच्चे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करोगे, देखो कैसे करोगे, 1/λ इज इक्वल टू, अच्छा सबको याद है ना, ग्रैंड टेस्ट की अनाउंसमेंट हुई हुई है कि आप लोगों का ग्रैंड टेस्ट जो है वो 15 से 18 मार्च के बीच के अंदर होगा, सेकेंड ईयर का, जहन में रख लेना। ठीक है। तो उसके अंदर क्या क्या चैप्टर्स आएंगे वो आपको बता दिया जाएगा, पूरा सेकेंड ईयर ही आएगा तकरीबन। बस वो चैप्टर्स जो जिस बैच को नहीं पढ़ाया वो नहीं आएगा, बाकी सब कुछ आएगा जितना हम पढ़ लेंगे। ठीक है। तो 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू 1/nf स्क्वायर। जैसे बैच 1 2 वालों को सब कुछ पढ़ा दिया तो बैच 1 2 का पूरा सेकेंड ईयर आएगा। 3 वालों को जो चैप्टर नहीं पढ़ाया सका उस वक्त तक वो नहीं आएगा। 4 वालों को जो नहीं पढ़ा सका वो नहीं आएगा, बाकी सब आएगा। तो 1/nf स्क्वायर माइनस का 1/ni का स्क्वायर। ठीक है भैया, ये बन गया। अब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है भाई, वैल्यू पुट कर दे लाके, ये भी मैं सॉल्व करा के दिखा देता हूँ। आर एज इट इज रहने देता हूँ अभी मैं। 1/फाइनल स्टेट कितनी है मेरा भाई 2, तो 2 का स्क्वायर 4। ठीक है। ये सब चीज़ एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में अपलोड हो जाएगी, टेंशन नहीं लेना, पूरा सिलेबस वगैरह सब कुछ। अभी सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप साथ साथ ना होमवर्क थोड़ा सीरियसली लेके करो। तो भैया लॉन्गेस्ट वेवलेंथ में एनआई का वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब है एनर्जी क्या है, मिनिमम है। और जब एनर्जी मिनिमम होती है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह होता है कि आपके पास वो जस्ट एक ऊपर से आ रहा है। अब क्या करेंगे भाई, वैल्यूज पुट कर देंगे। तो 1/λ विल बी इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे आ गया आपके पास 1/4 माइनस का 1/9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सिंप्लीफाई किया, तो आर इंटू, यहाँ आ गया 9 × 1 = 9 माइनस का 4 × 1 = 4 अपॉन में आ गया 9 × 4। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे भाई, ये हो गया 1/λ विल बी इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय 9 - 4 कितना होता है जनाब, 5 होता है, अपॉन में 4 9 से कितना होता है 36 होता है। अब दोनों साइड्स को आप पलट लोगे तो बन जाएगा लेमडा विल बी इक्वल टू 36/5 आर। ठीक है। तो ये भी आपका एक आंसर हो सकता है, वरना आप क्या करो, यहाँ पे लाके इसकी वैल्यू पुट कर दो। तो लेमडा विल बी इक्वल टू 36/5 और आर की जगह पे आ जाएगा 1 × 10⁻⁷। अब आप इसको ऊपर ले जाओगे तो ये बनेगा 36/5
मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7। अगर 36/5 को भी मेरे बच्चे हमने सॉल्व करना है तो ये बन जाएगा 5 6 टाइम्स हो जाता है आपके पास, या 5 7 टाइम्स हो जाता है आपके पास 35, डायरेक्ट आ रहा है, ठीक है। 5 7 टाइम्स आपके पास क्या होता है 35, 36 में 35 गया, 1 बच गया, डेसिमल लगाया, 0 लगाया। 5 2 टाइम्स आपके पास क्या होता है 10 होता है, तो ये बन गया 7.2 इंटू 10⁻⁻7। अगर मैं डेसिमल को 2 प्लेस आगे ले जाऊं तो 720 इंटू 10⁻⁻2, 10⁻⁻7 पहले से लिखा हुआ है, तो ये बन गया मेरे पास 720 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, यानी कि क्या बन गया 720 नैनोमीटर। तो देखो हमें ये बात वैसे भी पता थी कि हमने सही किया है। क्या सही किया है हमने, देख लो यहाँ पे कि बामर सीरीज के अंदर आपके पास जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है वो कहाँ तक जा रही है, 700 नैनोमीटर तक जा रही है। तो ये मेरा बेटा हमारे पास लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ थी किसकी, बामर सीरीज की। अब आप लोगों का जो पहला होमवर्क है जो आपने करके रखना है वो मेरे बच्चे ये है कि आपने लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ दोनों कैलकुलेट करनी है। लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ दोनों कैलकुलेट करनी है आपने, किस किस के लिए, लाइमन सीरीज के लिए भी करनी है, फिर आपने यही चीज करनी है पास्चन सीरीज के लिए, जिस तरीके पे सिखाया है बिल्कुल उसी तरीके पे पास्चन के लिए, फिर आपने करनी है यही ब्रैकेट के लिए, फिर यही करनी है मेरा बेटा आपने पी फंड के लिए। और ये आपका हो गया पहला होमवर्क, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं दूसरी तरह के सवाल के ऊपर जो यहाँ से आपसे पूछते हैं। यहाँ तक बता दो भाई, लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट सबको निकालना समझ में आ गया, क्लियर है, बोलो भैया, क्लियर है। बेटा 700 हमारे पास जो है ना वो एक कह लो कि अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू है। 700 नैनोमीटर इज बेसिकली एन अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। जो आपके पास एक्चुअल वैल्यू है ना वो तकरीबन 720 725 नैनोमीटर तक जा रही होती है, ठीक है, एक जवाब। दूसरा जवाब इसका ये है भैया कि जब आप यहाँ पे आर का एग्जैक्ट वैल्यू पुट करोगे ना तो आपके पास ऑटोमेटिकली वो क्या होगा भाई, कम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो इसी के अंदर हमारे पास जो है ना मेरे बच्चे एक और सवाल बनता है। इस एक और सवाल के बाद हम चलेंगे अपने एक्सरे स्पेक्ट्रम की तरफ। वो जो एक और सवाल बनता है ना मेरा बेटा, वो ये बनता है आपके पास कि लेट से मैं आपको कहता हूं कि लेट से मैं कहता हूं फर्स्ट, और से सुनना, फर्स्ट 3 स्पेक्ट्रल लाइंस की वेवलेंथ कैलकुलेट कर दो। फर्स्ट 3 स्पेक्ट्रल लाइंस की वेवलेंथ कैलकुलेट कर दो। किसके लिए भाई, लाइमन सीरीज के लिए। एक मैं करके दिखा रहा हूं, फिर उसके बाद आप करोगे। कहता है क्या है, फर्स्ट 3 स्पेक्ट्रल लाइंस की वेवलेंथ कैलकुलेट कर दो, किसके लिए भाई, लाइमन सीरीज के लिए, ठीक है। अब देखो लाइमन सीरीज का मतलब क्या हो गया मेरे बच्चे, एन एफ इज इक्वल टू 1, ये तो फिक्स है लाइमन सीरीज। अब एन आई क्या हो सकता है, एन आई का वैल्यू मेरा बेटा 2 हो सकता है, एन आई का वैल्यू आपके पास 3 हो सकता है, एन आई का वैल्यू मतलब उससे ऊपर ही जाएंगे नीचे नहीं जाएंगे, यानी कि या तो आप कहोगे 2 से 1 पे आ रहा है, या आप कहोगे 3 से 1 पे आ रहा है, या आप कहोगे कहाँ से कहाँ आ रहा है, 4 से 1 पे आ रहा है। अब जब 2 से 1 पे आएगा तो ये मेरा बेटा आपके पास क्या कहलाएगी, दिस विल बी फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन, इसकी वेवलेंथ निकालनी है। ये क्या कहलाएगी, दिस विल बी द सेकेंड स्पेक्ट्रल लाइन। ये क्या होगी भाई, दिस विल बी द थर्ड स्पेक्ट्रल लाइन। अब कैसे निकालोगे भाई, फॉर्मूला आपको पता है, 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू 1 अब जैसे अगर मैं फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन की बात कर रहा हूँ, 1/NF का स्क्वायर माइनस 1/NI का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करोगे एंड यू विल गेट योर आंसर ऑफ वेवलेंथ। अब आपने ये जो काम करना है ये भी करना है, किसके लिए करना है, फर्स्ट 3 स्पेक्ट्रल लाइंस कैलकुलेट करनी है। ये आपका एक और होमवर्क क्वेश्चन है। फर्स्ट 3 स्पेक्ट्रल लाइंस कैलकुलेट करनी है सबके लिए, 3 स्पेक्ट्रल लाइंस टू बी कैलकुलेटेड फॉर ऑल। ऑल से क्या मुराद है, लाइमन तो ऑलरेडी दे दिया। इसके बाद आपने करना है सेम काम करना है बामर के लिए, आपने सेम काम करना है पास्चन के लिए, आपने सेम काम करना है ब्रैकेट के लिए, और आपने सेम काम करना है पी फंड सीरीज के लिए। ब्रैकेट, और आपने सेम काम करना है मेरा बेटा किसके लिए, पी फंड सीरीज के लिए। बोलो हो जाएगा सवाल, कोई मसला तो नहीं है यहां तक, बोलो भैया, बोलो हो जाएगा सवाल, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक। जी मेरा बेटा सबके अंदर से मैक्सिमम लाइमन की होती है।
पहली आ रही है 3/4 आर, बिल्कुल सही आ रही है, ठीक है। नहीं मेरा बेटा, एन आई का वैल्यू हमेशा इन्फिनिटी नहीं लेंगे। जब आपको बोला जाएगा कि आपने शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, देन ओनली यू आर गोइंग टू टेक एन आई का वैल्यू इन्फिनिटी, अदरवाइज नहीं करोगे आप, ठीक है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ सबकी सेम थोड़ी होगी। अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ सबकी सेम तब होती है जब सारे विजिबल रीजन में होते हैं। सबकी रीजन ही अलग अलग है तो अलग अलग आएगी, ठीक है। बेटा 6 बजे केमिस्ट्री की क्लास हो रही है ना, ठीक है। चलो, ठीक है। हाँ कुमार बेटा, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि पहले एक स्टेप में होगा फिर दूसरे स्टेप में होगा। लेकिन आपकी यहाँ जितनी नीड है ना, उतना ही बताने की मैं यहाँ पे ज़रूरत समझ रहा हूँ, ठीक है। और ज़रूरत नहीं है फालतू के अंदर एक्स्ट्रा चीज़ बताने की। इतना भी कर लोगे तो बहुत है, ठीक है। चलो, अब ये मेरा बेटा हमारे पास जो था ना, बोहर की थ्योरी का कॉन्सेप्ट था। अब इसी के अंदर मेरे बच्चे हमारे पास, हाँ हम 9 बजे तक हमारी क्लास ऑफ हो जाएगी, ठीक है। इस टॉपिक खत्म होने वाला है। अगर लास्ट स्पेक्ट्रल लाइन बोलेगा ना, फिर आप एन आई का वैल्यू इन्फिनिटी लोगे, ठीक है। लास्ट स्पेक्ट्रल लाइन कब आती है? जब आप बिल्कुल बाहर से आ रहे हो तब आप बिल्कुल इन्फिनिटी ले रहे होगे, बिल्कुल सही है आपकी बात। अगर लास्ट स्पेक्ट्रल लाइन बोलता है तो, ठीक है। टीबीपी अपलोड करूंगा ना, उसमें ये सारी चीजें मौजूद है, ठीक है। अब देखो मेरे बच्चे, हमारे पास जो अगला कॉन्सेप्ट है ना, वो हमारे पास है कॉन्सेप्ट ऑफ एक्स रेज, ठीक है। एक्स रे का कॉन्सेप्ट है। अब एक्सरे का जो अपना कॉन्सेप्ट है ना, वो बेसिकली क्या कह रहा है, समझो। एक्सरेज हमारे पास ना, पहले तो ये समझ लो कि एक्सरेज ये भी आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, और ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रेडिएशंस हैं। इनकी वेवलेंथ बहुत छोटी होती है। यानी कि इनकी वेवलेंथ का जो रेंज है ना, वो 1 एंगस्ट्रॉम होता है। जैसे जैसे आप कहते हो ना कि आपके पास जो विजिबल लाइट है, उसकी वेवलेंथ लेट से 400 नैनोमीटर थी। अब अगर 400 नैनोमीटर को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और से सुनना, 400 नैनोमीटर को मैंने क्या लिखा, 400 × 10⁻⁹ ये चीज़ मैंने लिखी उठा के, ठीक है। समझो अच्छे से। अब यहाँ पे मेरे बच्चे, अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूं, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, समझो। अभी यहाँ पे मेरा बेटा हमारे पास डेसिमल है, ठीक है। इस डेसिमल को मैंने मूव करा, एक और एक स्टेप मूव किया, डेसिमल यहाँ पे आ गया। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 4 × 10⁻⁷ कैसे बना सर ये? भाई डेसिमल जब लेफ्ट में जाएगा तो पावर जो है वो पॉजिटिव आती है। डेसिमल कितना लेफ्ट में गया? 2 प्लेस लेफ्ट में गया, तो पावर आ गई +2। तो 10 की पावर +2 और 10 की पावर -9, +2 - 10 कितना हुआ? -7 हो गया। अब ये नंबर आपका हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट। कैसे पता चला सर? भाई यहाँ डेसिमल है, और आपको डेसिमल से पीछे सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट लिखा नजर आ रहा है। तो अगर डेसिमल से पीछे सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट हो, तो इसको हम क्या कहते हैं मेरे बच्चे? इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड नंबर। अब ये जो यहाँ 10 की पावर डली हुई है ना, इसको आप कहते हो ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ दिस नंबर। क्या कहते हो मेरा बेटा? इसको आप ऑर्डर ऑफ दिस नंबर। तो आपको ऑर्डर कितना नजर आ रहा है इसका? 10 की पावर -7 का ऑर्डर नजर आ रहा है। जो आपकी एक्सरेज होती है ना, इन एक्सरेज का जो ऑर्डर होता है, वो होता है मेरे बच्चे 10 की पावर -10 मीटर। ये मतलब है इस जुमले का जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, कि एक्सरेज की जो वेवलेंथ होती है, इसका जो ऑर्डर है दैट इज एक्सपोनेंट -10, या 10 to the power -10 मीटर। जहन में रख लीजिएगा इस बात को, ठीक है। अच्छा, अब एक्स रे की मेरा बेटा हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। एक आपके पास है कंटिन्यूस एक्स रेज, एक आपके पास है कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज, ठीक है। पहले कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज को डिस्कस कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज में मेरा बेटा आपके पास क्या होता है, समझो अच्छे से। कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज में क्या होता है? यहां मान लो मेरा बेटा आपके पास ये एक कोई शेल है, ये आपके पास एक और कोई शेल है। ये किसी भी एटम के शेल्स ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। ये जो आपका पहला शेल है, इसको मैंने के शेल का नाम दे दिया, दूसरे को एल, तीसरे को एम, ऐसे ऊपर जाते जाएंगे तो KLMNO तक चलता चला जाएगा, ठीक है। अब मान लो मेरा बेटा यहाँ पे आपके पास के शेल के अंदर कोई एक इलेक्ट्रॉन है, जो कि जाहिर सी बात है बॉन्ड हुआ हुआ इलेक्ट्रॉन है। बॉन्ड से क्या मुराद है? भाई न्यूक्लियस इसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्ट कर रहा है, ये अपनी मर्जी से आगे पीछे नहीं जा सकता, ठीक है। अब मैंने क्या किया, पीछे से एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को लेकर आया।
ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसको मैंने इस कह लो कि ये जो मेरे पास था इसको स्ट्राइक करने के लिए मैंने भेजा था, ठीक है। पीछे से मेरे पास आया मेरा बेटा एक अदद मान लो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है। ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आता है और मेरा बेटा ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आकर के इस इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करता है। अच्छा, अब जो ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है ना, पहले जरा इसको समझ लो। ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसको हम कहते हैं, पूरे एक्सरे में इसको हम कह रहे होंगे, दिस इज द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, इसको हम कहेंगे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। अब जब हमने इसके साथ टर्म यूज करी है ना फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब क्या है कि इस आने वाले इलेक्ट्रॉन के पास मौजूद क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। अब खूब अच्छे से समझ लेना इसके पास काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आती है। देखो, आपने कभी किसी भी इलेक्ट्रॉन को जब एक्सेल आपने जब किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करना, आपने जब किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करना होता है तो उसका तरीकाकार क्या होता है मेरा बेटा। ये मान लो आपके पास इलेक्ट्रॉन है, किसी भी चार्ज को करना होता है इनफैक्ट तो उसका एक ही तरीकाकार होता है। वो तरीकाकार क्या होता है कि आप क्या करते हो मेरा बेटा, आप यहाँ पे प्लेट्स कनेक्ट करते हो और साथ में कनेक्ट कर देते हो अपना पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मतलब, जरा समझिएगा अभी बात को, ठीक है। आप में से जितने लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लिया है उसमें मैंने ये सारी बातचीत आपको अच्छे तरीके से बताई थी, ठीक है। अब समझो, ये मेरा बेटा आपने प्लेट्स कनेक्ट करी, एक प्लेट को आपने यहाँ पे दिया नेगेटिव पोटेंशियल, एक प्लेट को आपने दिया पोटेंशियल पॉजिटिव। अब आप देखोगे तो आपका प्लेट्स के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस स्टेब्लिश हो गया है। अब इसकी वजह से आपका जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, यानी कि आपका इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेट होता हुआ जाएगा कहाँ पे, टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट जा रहा होगा, ठीक है। ध्यान में रख लेंगे अब इस बात को। यानी कि आप कहोगे कि आपने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट किया काइनेटिक एनर्जी में, या इन अदर वर्ड्स आपने क्या किया, आपने इलेक्ट्रिकल वर्क डन किया। वो जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन किया दैट इज बेसिकली यूटिलाइज इन establishing a kinetic energy for this electron। अब ये जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है इसकी वैल्यू क्या है, Q टाइम्स ऑफ डेल्टा V, और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अल्टीमेटली जब आप यहां से वी स्क्वायर का वैल्यू निकालोगे तो ये क्या बन जाएगा, 2Q इंटू डेल्टा वी डिवाइडेड बाई एम। अब आप दोनों तरफ अंडर रूट ले लोगे तो ये बन जाएगा अंडर रूट 2Q डेल्टा वी अपॉन एम। तो कभी कभार आपका एग्जामिनर जो है ना इस कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के सवाल में ये भी पूछ सकता है कि जो आपका फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ आ रहा है, बताओ उसकी स्पीड कितनी होगी अगर हमने एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल, ये जो डेल्टा वी होता है ना, इस डेल्टा वी को जहन में रख लीजिएगा। यहां पे कहा जाता है एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल। क्या मतलब सर एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल, अरे भैया अगर ये पोटेंशियल मैं ना लगाता तो क्या इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेट करता हुआ जाता, नहीं जाता। तो ये जो इलेक्ट्रॉन भागता हुआ आ रहा है ना, एक्सिलरेट करता हुआ आ रहा है ताकि आगे इस इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक कर सके, ये आपके पास एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल की वजह से इसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अब मेरा बेटा करता क्या है, ये आपके पास आके ये आने के बाद इस इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करता है। जब इस इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करता है तो अगर अगर गौर से सुन लेना, अगर मेरा बेटा आने वाले इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज ग्रेटर देन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द शेल इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। मतलब देखो, अगर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आता है और आके एक इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करता है और वो इलेक्ट्रॉन जिस शेल के अंदर है, यकीनन उसको वहां बाइंड किया हुआ होगा किसी बाइंडिंग एनर्जी ने, अगर वो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द शेल से, इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, जिसको आके इसने स्ट्राइक किया है, तो अल्टीमेटली ये क्या करेगा मेरा बेटा, ये इस इलेक्ट्रॉन को यहां से नॉकआउट करा देगा। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से क्या होगा भाई साहब, बाहर चला जाएगा। इस फिनोमेना को हम कहते हैं नॉकआउट फिनोमेना, यानी कि आपका जो इलेक्ट्रॉन था वो वहां से अपनी जगह से क्या हो गया, बाहर आ गया आउट करके, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हैज बीन नॉक्ड आउट ड्यू टू अ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। अब यहां पे मेरा बेटा आपके पास एक अदद वैकेंसी क्रिएट हो गई, एक अदद होल क्रिएट हो गया। होल क्या होता है, कोई भी ऐसी खाली जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन को लाया जा सकता हैगा, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, होल कहते हैं, ठीक है। अब मेरा बेटा यकीनन ऊपर एल शेल में भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एम शेल में भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब हो सकता है कि एल शेल से इलेक्ट्रॉन जंप करे इस वैकेंसी को पूरा करने के लिए, हो सकता है एम से जंप करे, तो पहले अभी एक बना के दिखाया। जब मेरा बेटा एल शेल से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा ताकि ये वैकेंसी पूरी हो जाए, तो यहां पे फोटोन रिलीज होगा या नहीं रिलीज होगा, बिल्कुल रिलीज होगा। फोटोन रिलीज होगा, क्यों रिलीज होगा सर, क्योंकि हायर लेवल से लोअर लेवल पे आ रहा है। ये जो मेरा बेटा फोटोन रिलीज होता है इसको हम कहते हैं
कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज क्या है? जब आपके पास एक सर्टेन इलेक्ट्रॉन को आपने नॉकआउट कराया, वहां पे शेल में वैकेंसी क्रिएट हुई, ऊपर से इलेक्ट्रॉन ने जंप मारा ताकि नीचे वैकेंसी को पूरा किया जा सके। तो मेरे बच्चे, ये जो आपके पास पूरा अमल है, इसको क्या कहते हैं हम? कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। अब ये जो आपके पास फोटोन इमिट हुआ है ना, इसको हम कहते हैं के अल्फा। क्यों के अल्फा है? अब इससे बहुत सारे सवाल पूछता है आपका एग्जामिनर। इसको के अल्फा क्यों कह रहे हैं भाई? अभी समझते हैं, समझते हैं। इसको फिर से एक बार कॉपी करने दो मुझे जरा। अभी के बीटा समझाऊंगा ना, तो के अल्फा खुद ही समझ में आ जाएगा। अब देखो, ये वही सेम टू सेम चीज मैंने बनाई है दोबारा से आपके सामने, कोई चेंजिंग भी मैंने यहाँ पे नहीं करी है। अब मैंने क्या किया, अब देखो, ऐसा भी हो सकता है कि एल शेल का इलेक्ट्रॉन उस वक्त उस जगह पे मौजूद ना हो वैकेंसी क्रिएट कर, मतलब वैकेंसी फुलफिल करने के लिए, आगे पीछे होगा। तो उस केस के अंदर क्या होगा, आपका एम शेल से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? जंप करेगा। इस केस में भी क्या होगा भाई? फोटोन रिलीज हो रहा होगा। भाई, फोटोन तो आएगा ना जब भी हायर से लोअर लेवल के अंदर ट्रांजिशन होगी। तो अल्टीमेटली इसमें जो आपके पास इलेक्ट्रॉन होगा, वो फोटोन इमिट होगा, उसका नाम है के बीटा। अब आप समझो यहाँ पे जो नोमेनक्लेचर था ये क्या बता रहा है। अब आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी हो गया होगा। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ के अल्फा, तो मेरे प्यारे बेटे, इसमें ये जो के लिखा हुआ है ना, ये बता रहा है कि आपके पास वैकेंसी किस शेल में है, वैकेंसी कहाँ पर है, किस शेल में वैकेंसी है। अल्फा ये बता रहा है कितना ऊपर से आपके इलेक्ट्रॉन ने जंप मारा है, कितना ऊपर से इलेक्ट्रॉन आया है, कितना ऊपर से आया है इलेक्ट्रॉन। अगर मिसाल के तौर पे अल्फा है तो बिल्कुल पड़ोस से आया है, बीटा है तो एक छोड़ के आया है, गामा है तो दो छोड़ के आया है, डेल्टा है तो तीन छोड़ के आया है। आपके कोर्स में इससे ऊपर जाएंगे नहीं, तो बताने की और डिस्कस करने की जरूरत भी नहीं है भाई। ठीक है, तो के अल्फा, के बीटा, के गामा। ठीक है। अब एक और सवाल बच्चे के जहन में आता है, सर एक बात ये बताएं, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा तो यहाँ वैकेंसी हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा भाई। सही है। तो इसका मतलब फिर क्या होगा? फिर यहाँ इस केस में भी रिलीज होगा भाई। समझ आ रहे हैं? तो ये तो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज है ना, इसकी पूरी सीरीज चलती जाती है। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं, मुझे बताओ जरा, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज के अंदर, अच्छे से सुनना, एक कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे जनरेट की गई, फिर मैं आपको इसका ऑपरेटर्स भी दिखाता हूं। एक कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे जनरेट की गई और उसके अंदर एम अल्फा फोटोन इमिट हुआ। क्या इमिट हुआ? एम अल्फा फोटोन इमिट हुआ। आपने बताना है वैकेंसी किस शेल में थी और इलेक्ट्रॉन कहां से आया। वैकेंसी किस सेल में थी और इलेक्ट्रॉन जिसने जंप मारी ताकि वैकेंसी फुलफिल कर दे और ये एम अल्फा रिलीज किया, तो इलेक्ट्रॉन किस शेल से आया? बोलो, इलेक्ट्रॉन किस शेल से आया और वैकेंसी किस शेल में थी? बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बच्चे कह रहे हैं अक्सर व बेशतर कि वैकेंसी जो थी भैया, वो थी आपके पास एम शेल में। तो बिल्कुल सही है, वैकेंसी किस में थी? एम शेल में थी। सही है। और इलेक्ट्रॉन कहां से आया? इलेक्ट्रॉन आया एन शेल से। एक्सीलेंट, बहुत आला। के एल एम एन। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, मेरा सवाल ये है, हमारे पास के था, एल था, एम था, एन था। एल भी तो बराबर में था, एल से नहीं आ सकता था? अगर एल से आता फिर एम एल्फा नहीं होता आपके ख्याल से? बोलो। वेरी गुड। अगर एल से आता तो उस केस में क्या होता भाई? एब्जॉर्प्शन होता, एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ती, फोटोन इमिट नहीं होता। बहुत आला भाई, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। अब इसका मैं आपको ऑपरेटर्स भी दिखा देता हूँ। भैया मैंने ये बताया कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज में ये होता है कि जब आपके पास ऊपर से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसको आप कहते हो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। ठीक है। चलो, अब ये मेरा बेटा आपके पास इसका एक ऑपरेटर्स है। ये वही, मतलब सारी कहानी वही है जो मैंने आपको ऊपर उर्दू में समझा दी है ना, वही सारी की सारी इन्होंने यहाँ बना के दिखा दी है बस। ठीक है। अब देखो जरा, अब ये देखो मेरा बेटा, ये आपके पास कैथोड है जहां से बेसिकली आपका इलेक्ट्रॉन जो है ना वो फायर होगा। यानी कि यहां से आपका इलेक्ट्रॉन जो है ना, कौन सा इलेक्ट्रॉन? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। इस कैथोड से कौन सा इलेक्ट्रॉन आएगा भाई?
फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आएगा मूव करता हुआ, ठीक है। और देखो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा, ये यहाँ पे हाई वोल्टेज दिया हुआ है। ये हाई वोल्टेज क्यों दिया हुआ है यहाँ पे, इन इसके और इसके दरमियान में देखो आपको यहाँ पे इन्होंने हाई वोल्टेज क्यों दिया हुआ है, ताकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तेजी से भागता हुआ आए आके। ये आपके पास टंगस्टन डिस्क है, इसको मेरा बेटा हम कहते हैं टारगेट एलिमेंट, या इसको आप अपना टारगेट मेटल भी कहते हो। टारगेट मेटल बोले तो जिसको स्ट्राइक करने के बाद, जिसको स्ट्राइक किया जाएगा और इसको स्ट्राइक करने के बाद इसका इलेक्ट्रॉन नॉकआउट कराया जाएगा। जब एक बार आपके पास इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो गया है तो अल्टीमेटली मेरे बच्चे फिर ऊपर से आपके पास इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा, ठीक है। समझ आ गई बात की। जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास जो मैंने अभी ऊपर मिसाल दी थी ना, एम अल्फा वाली, आपने इलेक्ट्रॉन नॉकआउट करा दिया एम शेल का। अब एम शेल का इलेक्ट्रॉन जो है ना भाई, वो कहाँ चला गया, वो नॉकआउट हो गया। अब जब वो नॉकआउट हो गया तो क्या होगा भाई, ऊपर से इलेक्ट्रॉन आएंगे ताकि वो एम शेल के इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई कर सके जो वैकेंसी क्रिएट हुई है। तो जब मैंने कहा एम अल्फा, तो अल्फा का मतलब क्या है, जस्ट एक बराबर से आया है। तो एम के जस्ट बराबर में कौन सा है, एन शेल है, तो इसका मतलब एन शेल का इलेक्ट्रॉन आया होगा। फिर एन शेल में इलेक्ट्रॉन की जगह पे वैकेंसी क्रिएट हो गई होगी, फिर उसके ऊपर से आएगा। तो ये जो आपके पास इमेजन होती है, इसको आप कहते हो कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेस, ठीक है। बोलो, क्लियर हो गया, सही है। बोलो भैया, समझ में आ गया, ठीक है। इसको करेक्टरिस्टिक एक्स रेस क्यों कहते हैं, फिर एक सवाल ऐसा है ये कि यार जो आपके ना, कोशिश करता हूँ मैं समझाने की लेकिन उससे बाहर है, ठीक है। करेक्टरिस्टिक एक्स रेज इसको इसलिए कहते हैं मेरा बेटा, क्योंकि हर एलिमेंट की जो है ना ये कांस्टेंट होती है, इसका स्पेक्ट्रम जो बनता है वो कांस्टेंट होता है। क्यों भाई, इसलिए कि आपके पास अब जैसे हम के अल्फा की बात करें, तो के अल्फा अगर हम टंगस्टन की बात करेंगे तो टंगस्टन के अंदर के अल्फा की एनर्जी की वैल्यू हमेशा एक बराबर रहेगी। क्यों सर, क्योंकि भैया के शेल और एल शेल, ये टंगस्टन का एक बराबर फासले पे होगा हमेशा भाई। दुनिया में कहीं पे भी टंगस्टन उठा लेगा, उसका के शेल और एल शेल एक बराबर फासले पे होगा। जब एक बराबर फासले पे होगा तो जब वो जंप मारेगा तो यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होगी, के अल्फा की जो एनर्जी होगी वो हमेशा एक बराबर होगी। इसका मतलब हर एलिमेंट का जो के अल्फा है उसकी एनर्जी अलग अलग होगी, डिपेंड करता है ना उसके के और एल शेल के दरमियान में एनर्जी का डिफरेंस कितना है। भाई अभी जो आपने 13.6 और 3.4 पढ़ा है, ये यूनिवर्सल थोड़ी है, तो हाइड्रोजन के लिए। अभी टंगस्टन का कुछ और होगा, प्लेटिनियम का कुछ और होगा, किसी और एलिमेंट का कुछ और होगा, तो हर एक का के अल्फा अलग अलग होगा। तो गोया अगर आपको मैं सामने से के अल्फा की वैल्यू दे दूं तो आप मुझे ये बता सकते हो कि यार ये कौन सा एलिमेंट था जिसका के अल्फा था ये। तो इसलिए इसको करेक्टरिस्टिक एक्सरेस कहते हैं, क्योंकि आप उस वो जो बेसिकली सीरीज बन रही है, उस सीरीज की मदद से आप एलिमेंट की करेक्टरिस्टिक्स डिफाइन कर सकते हो, प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकते हो, इसलिए कहते हैं, ठीक है। जी मेरा बेटा, मैं इसलिए कह रहा था कि आप लोगों की जो है ना वो उससे बाहर है, इसलिए मैं ऐसी चीजें डिस्कस नहीं करता पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है। चलो, ठीक है। इसके क्वेश्चन मेरा बेटा जिस तरह मैं करा रहा हूँ उस तरह से क्वेश्चन आएंगे, थ्योरी के क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएगा, बाकी आपके साथ मैं वो शेयर करूंगा इंशाल्लाह। क्या शेयर करूंगा, जो टीपीपी है पूरे चैप्टर की वो भी हो जाएगा, ठीक है। चलो अब जल्दी से देख लो, हमारे पास अगली हमारे पास है, आसान सी है, छोटी सी है। वो मेरा बेटा हमारे पास है कंटिन्यूअस एक्स रेस, कंटिन्यूअस एक्स रेस, ठीक है। कंटिन्यूअस एक्स रेस को मेरा बेटा हम ब्रेमस्ट्रोहलिंग एक्स रेस भी कहते हैं। क्या नाम देते हैं, ब्रेमस्ट्रोहलिंग एक्स रेस, ठीक है। इसकी स्पेलिंग मुझे कभी भी सही से याद नहीं हुई है, ब्रेमस्ट्रोहलिंग एक्स रेस, ठीक है। कंटिन्यूअस एक्स रेस या ब्रेमस्ट्रोलिंग एक्स रेस क्या होती हैं, आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। करेक्टरिस्टिक एक्स रेस से ज़्यादा आसान है, अभी समझ में आ जाएगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। मेरा बेटा 9 बजे तक का तो हमारा टाइम है ना अभी, ठीक है। और तुम्हारी 10:30 बजे से फिर वापस क्लास भी है दोबारा, नहीं है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसका रिवर्स प्रोसेस है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है मेरा बेटा, आपके पास, हाँ बिल्कुल यार, 9:30 तक की टाइमिंग है, बल्कि 9:30 तक की टाइमिंग तुम्हें मिली थी ना।
क्या बात है, बस सही है। देखते हैं। अब देखो इधर, चलो अभी तो फिलहाल पढ़ाई पे तो फोकस करो ना, फिर अभी हम बहस करते हैं कि हमने 9 बजे ऑफ करना है या 8:30 ऑफ करना है या 9:30। अभी तो पढ़ तो लो जो पढ़ा रहा हूँ पहले, ठीक है। अब देखो इधर, अब इसके अंदर क्या होता है मेरे बच्चे, आपके पास ये मान लो हमारे पास है न्यूक्लियस। इसको हम कहते हैं मेरे बच्चे मिसाल के तौर पे, लेट से दिस इज द न्यूक्लियस, ठीक है। लेट से मेरा बेटा दिस इज द न्यूक्लियस, ये अपने पास क्या है, ये अपने पास है न्यूक्लियस, ठीक है। समझो अब खूब अच्छे से इस बात को। अब मेरा बेटा हमारे पास ये जो आपका फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन था ना, ये आ रहा है आपका फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ बड़े मजे से। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि जो आपका फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस को आके स्ट्राइक ना करे, सॉरी न्यूक्लियस बोल रहा हूँ, किसी इलेक्ट्रॉन को आके स्ट्राइक ना करे, और वो न्यूक्लियस के पास से गुजरता हुआ चला जाए। अब जब वो न्यूक्लियस के पास से गुजरता हुआ जाएगा ना, तो क्या करेगा, न्यूक्लियस इसके ऊपर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा। जब न्यूक्लियस इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा तो ये ऐसे सीधा जाते जाते इसकी डायरेक्शन क्या होगी, पलट जाएगी, और इसकी काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी। कैसे सर? अरे भैया खुद सोचो, एक बंदा आपके सामने से भागता हुआ जा रहा है, आपने उसे पकड़ के अपनी तरफ घसीट लिया, सही है। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा, जो इलेक्ट्रॉन आ रहा था इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी, जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है इसकी काइनेटिक एनर्जी कम है। क्यों? ड्यू टू द इंटरेक्शन विद द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ने इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाया ताकि वो उसको अपने पास खींच सके। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, सर फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, आप इनिशियल माइनस फाइनल क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि इनिशियल ज्यादा है फाइनल कम है। अगर आप फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो डेल्टा के ई का आंसर माइनस में आएगा, जो कि ये शो कर रहा है काइनेटिक एनर्जी कम हो गई है। तो आप करके देख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, आपके पास काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कम हुई। ये जो काइनेटिक एनर्जी कम हुई, ये एज ए फोटोन इमिट होती है, और इसको मेरा बेटा हम कहते हैं कंटिन्यूअस एक्स रेस। इसको हम क्या कहते हैं, दीज आर टर्म्ड एज कंटिन्यूअस एक्स रेस। यानी कि ऑल दोज इलेक्ट्रॉन्स जो कि शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट नहीं करते, वो जब न्यूक्लियस के इतनी रेंज से गुजरते हैं कि न्यूक्लियस उन पे फोर्स अप्लाई कर सकता है, तो न्यूक्लियस क्या करता है, उन्हें डीसेलेरेट करने की कोशिश करता है। नतीजे में उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम होती है, और एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी विल रिमेन कंजर्व। तो जो एनर्जी कम होती है वो इन द फॉर्म ऑफ फोटोन इमिट होती है, और इसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस एक्स रेज या ब्रेमस्ट्रॉलिंग एक्स रेज। ब्रेमस्ट्रॉलिंग का मतलब होता है, जर्मन वर्ड है, इसका मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ रेडिएशंस, ब्रेकिंग ऑफ रेडिएशंस। तो आपको यहां से ये बात समझ में भी आ रही होगी कि हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ब्रेक, ब्रेक से मुराद ये तोड़ने वाला नहीं है, ये ब्रेक वो है आपके पास अपना रोकने वाला। तो द कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम इज ड्यू टू एन इफेक्ट नोन एज ब्रेमस्ट्रॉलिंग और ब्रेकिंग रेडिएशन। तो वही बात देखी हुई है, व्हेन द फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आर बम्बार्डेड एट द टारगेट दे आर सडनली स्लो डाउन ऑन इम्पैक्ट विद द टारगेट, ठीक है। और ये जो आपके पास एक्सीलरेटेड चार्ज है ये इमिट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो वही वाली पूरी कहानी उन्होंने यहाँ पे डिफाइन भी की हुई है, जिसको आप देख सकते होगे, ठीक है। और आपके पास ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना, ये आपके पास जारी होती है इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं, मतलब यहाँ पे आपके पास आपने ध्यान में रखना है, जो कंटिन्यूस एक्सरेज के अंदर फोटोन इमिट हो रहा है इसकी जो एनर्जी है वो कहाँ से आ रही है, वो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी से आ रही है। और ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी है, ये वो काइनेटिक एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन ने लूज करी है ड्यू टू द इंटरेक्शन विद द न्यूक्लियस। अगर इलेक्ट्रॉन सारी एनर्जी लूज कर देगा तो वो सारी एनर्जी फोटोन के पास चली जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन 1 जूल लूज करेगा तो भाई 1 जूल जाएगी, 5 जूल लूज करेगा तो 5 जूल जाएगी। तो वही बात बताइए ना, जो काइनेटिक एनर्जी का बेसिकली डिफरेंस है, यहाँ लिखा हुआ भी है देखो, जो डिफरेंस है काइनेटिक एनर्जी का, वो कहाँ पे आ रहा है, फ्रीक्वेंसी, मतलब वो बेसिकली फोटोन की एनर्जी को डिफाइन कर रहा है। ये मेरा बेटा हमारे पास था कंटिन्यूस एक्सरेस का फिनोमिना। यहां तक मुझे बता दो, सब चीज सबको समझ में आती है अच्छे तरीके से? बोलो भाई, कोई मसला किसी का? बोलो। बेटे इसे कंटिन्यूस इसलिए कहते हैं कि इसके लिए कोई स्पेसिफिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के अंदर तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ना, कि क्योंकि एक सर्टेन बाइंडिंग एनर्जी से ग्रेटर एनर्जी का इलेक्ट्रॉन होगा, वो ही उसको नॉकआउट कर सकता है। कंटिन्यूस एक्सरे में कोई भी इलेक्ट्रॉन है,
कोई भी इलेक्ट्रॉन है जिसको वो न्यूक्लियस से इंटरेक्शन हुआ है और वो डिसेलेरेट हुआ है, तो अल्टीमेटली वो कंटिन्यूस एक्सरे क्या करेगा, इमिट करेगा। ठीक है। सही है। ठीक है मेरा बेटा, बस एक छोटा सा टॉपिक है हमारे पास लेजर का, बस लेजर का टॉपिक खत्म होता है, 5 मिनट का टॉपिक है, उसके बाद हम क्लास को एंड कर देंगे। ठीक है। क्लियर हो गया, सिंपल सा। बोलते हो तो वो टॉपिक होमवर्क में छोड़ दूंगा तुम्हारे। ठीक है। मर्जी है, जैसे अच्छा लगे, नहीं तो मैं पढ़ा देता हूँ। ठीक है। अरे आ गया ना लाइन पे। ठीक है। चलो, लेजर का टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। चलो भाई, हार्ड एक्सरे और सॉफ्ट एक्सरे की जरूरत नहीं है यार यहाँ पे, अगर जरूरत पड़ी होती तो मैं वो भी बता देता। ठीक है। परेशान नहीं हो जाए यार। ठीक है। चलो, अब मेरा बेटा हमारे पास जो अगला कॉन्सेप्ट है, दैट इज द फिनोमिना ऑफ लेजर्स। लेजर, लेजर इज लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेशन ऑफ इमिटेड रेडिएशंस। ठीक है, लिख देता हूं यहां पे, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेशन बाय स्टिमुलेशन ऑफ इमिटेड रेडिएशंस। ठीक है, ये था आपके पास लेजर। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन से भी कर सकते हैं, स्टिमुलेशन ऑफ इमिटेड रेडिएशन से भी कर सकते हैं। स्टिमुलेशन एक प्रोसेस है, वो भी थोड़ी देर में आपको समझाता हूँ। इसके अंदर 3 प्रोसेस होते हैं, इंड्यूस एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस इमिशन और इंड्यूस इमिशन का, तीनों पढ़ते हैं, अभी टेंशन नहीं लो। ठीक है। आसान सा टॉपिक है, जितना कुछ आपने इस पूरे चैप्टर में पढ़ लिया है ना, समझ लो उसका क्रक्स है यहाँ पे। ठीक है। देखो भाई, अपने पास ना यहाँ पे 3 स्टेट्स बना रहा हूँ मैं। ठीक है। एक है मेरा बेटा, मान लो अपने पास एक स्टेट हमने सब पढ़ा हुआ है, टेंशन नहीं लेना, इसमें हमने कोई नई चीज पढ़नी ही नहीं है, सब का सब हमें आता है पहले से, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सही है, सब हमने क्लियर किया हुआ है, और अब बस इसको हमने फाइनल समझना है। ठीक है, इधर ये मेरा बेटा, मैंने समझ लो आपको यहाँ 3 एनर्जी स्टेट्स ड्रॉ करके दिखाई है। दीज आर 3 डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स। ठीक है। ये मेरा बेटा 3 एनर्जी स्टेट्स है। एक को मेरे बच्चे हमने यहाँ पे नाम दे दिया, लेट्स से दिस इज ग्राउंड स्टेट। इसको आप कहते हो दिस इज एक्साइटेड स्टेट। इसको आप कहते हो दिस इज मेटा स्टेबल स्टेट, पार्शियल स्टेबल स्टेट भी कहते हैं इसे, मेटा स्टेबल स्टेट। ठीक है भैया। अच्छा, अब आगे चलो जरा। अब मेरा बेटा, अब इन सब की ना हम कुछ कुछ एनर्जी भी डिफाइन करते थे। ठीक है। मिसाल के तौर पे इसकी एनर्जी मैंने डिफाइन कर दी, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, ये मैं डमी वैल्यूज दे रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए कि बात अच्छे से समझ में आ जाए। इसकी वैल्यू हमने ले ली भाई साहब, लेट से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसकी वैल्यू हमने ले ली लेट से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक हो गया। ये मतलब ये मैंने एनर्जी ले ली कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, उसको इतनी एनर्जी चाहिए तब जाके वो इस स्टेट में आ सकता है। ठीक है। अब आपको पता है, आपके पास ज्यादातर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एलिमेंट के अंदर, जो मेजॉरिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो कहाँ पे होते हैं मेरा बेटा, वो आपके पास होते हैं ग्राउंड स्टेट के अंदर। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में होते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन्स को पंप करना है। पंप करने से क्या मुराद है कि आपने ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड करनी है। एनर्जी प्रोवाइड करनी है ताकि वो ग्राउंड स्टेट से कहाँ जाएं, एक्साइटेड स्टेट में जाएं। अब आप एनर्जी कई सारी तरह से प्रोवाइड कर सकते हो, हीट करके, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके, लेकिन हम यहाँ पे जो तरीका यूज करते हैं ना, उसको मेरे बच्चे हम कहते हैं ऑप्टिकल पंपिंग। कैसे?
ऑप्टिकल पंपिंग, ठीक है। यानी कि लाइट के थ्रू हम इसे एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। भाई लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ना, अभी तो पढ़ के आए थे। जो आपका विबग्योर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, यानी कि वो आपके पास जो है एनर्जी के पैकेट्स हैं। तो यहाँ पे हम ऑप्टिकल पंपिंग करते हैं। सही है, आपने एनर्जी दी। अब आपने कितनी एनर्जी दी, भाई पढ़ के आए हैं ना कि कितनी एनर्जी दी, इतनी एनर्जी देनी है कि आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट से कहाँ आ जाए, एक्साइटेड स्टेट में चले जाए। तो भाई इन दोनों का डिफरेंस कितना नजर आ रहा है, भाई 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इलेक्ट्रॉन के पास अभी भी मौजूद है ग्राउंड स्टेट में, जो मैंने यहाँ डमी वैल्यू ली है। इनको इतनी चाहिए कि ये यहाँ पे चले जाएं, और यहाँ के लिए कितनी है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो गोया आपने इनको 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी हैंड ओवर कर दी। सही है, दे दी आपने 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लेके मेरा बेटा आपका ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये आपके ग्राउंड स्टेट से कहाँ चले गए, एक्साइटेड स्टेट में चले गए। आपके इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से कहाँ गए मेरे बच्चे, एक्साइटेड स्टेट में आ गए उठ के, ठीक है, ये आ गए एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है, यहाँ आ गए। अब यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन जो है ना वो जमा होना शुरू हुए। पहले मान लो एक इलेक्ट्रॉन आया अभी, ठीक है। फिर सुन लो भाई, आपने क्या किया, आपने जो है ना वो ऑप्टिकली पंप किया। ये जो फिनोमिना होता है ना, इस फिनोमिना को मेरे बच्चे हम कहते हैं इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन। क्या नाम देते हैं इसको, हम कहते हैं इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन। इंड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन क्या मतलब सर, इसको आप कहते हो दिस इज स्टेप नंबर 1। इंड्यूस एब्जॉर्प्शन इज स्टेप नंबर 1। भाई पहला स्टेप है जिसमें आपने इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दी जबरदस्ती ऑप्टिकल पंपिंग के थ्रू, और वो एनर्जी लेके कहाँ चले गए, एक्साइटेड स्टेट में चले गए। अब मेरे बच्चे जो एक्साइटेड स्टेट होती है ना, ये होती है आपके पास शॉर्ट लिव्ड स्टेट, या आप इसे कहते हो हाईली अनस्टेबल स्टेट। बहुत ज्यादा अनस्टेबल स्टेट होती है। इसकी जो लाइफ होती है ना वो 10⁻⁻8 सेकेंड होती है, यानी कि बहुत अनस्टेबल होती है। तो आपके ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना यहाँ पे, इनके पास एनर्जी तो होती है बहुत ज्यादा, लेकिन अनस्टेबिलिटी होती है। उस अनस्टेबिलिटी की वजह से, गौर से सुनना, उस अनस्टेबिलिटी की वजह से आपका जो इलेक्ट्रॉन है ये कहां पे आता है, ये आता है मेरे बच्चे मेटा स्टेबल स्टेट में आता है। कहां पे आता है, मेटा स्टेबल स्टेट में आता है। अब देखो, अब यहां पे आपने काम की बात जो समझने वाली है वो यहां पे है। अब जब ये आपका इलेक्ट्रॉन मेटा स्टेबल स्टेट में आता है ना मेरे बच्चे, तो ये क्या करता है, एक फोटोन इमिट करता है। क्यों फोटोन इमिट कर रहा है भाई ये, क्योंकि आप देखो एक्साइटेड स्टेट में इसकी एनर्जी ज्यादा थी, और मेटा स्टेबल स्टेट में इसकी एनर्जी अभी भी ज्यादा है ग्राउंड के मुकाबले में, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं है जितनी एक्साइटेड स्टेट की थी। क्या मतलब सर, देखो समझो, आप ये एनर्जी देखो, ये इसीलिए लिखी है मैंने ताकि आपको बात समझाई जा सके। ग्राउंड स्टेट में वो इलेक्ट्रॉन होगा जिसकी एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो अभी इसके पास दो नहीं है, तो ये ग्राउंड में तो नहीं आया, ये दरमियानी किसी स्टेट में बैठा हुआ है। इसको आप पार्शियल स्टेबल स्टेट भी कहते हो। और इसकी जो एवरेज लाइफ है वो 10⁻³ सेकेंड होती है, यानी कि इसके अंदर स्टेबिलिटी जो होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है। किसके मुकाबले में मेरे बच्चे, इसके मुकाबले में, एक्साइटेड स्टेट के मुकाबले में, ठीक है। तो आपने पहले एनर्जी दी, यहां से आपके पास इलेक्ट्रॉन चला गया इस जगह पे, अब यहां से वो आ गया इस जगह पे, ठीक है भैया, ठीक है मेरे बच्चे। अब आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एक्साइटेड स्टेट में जमा नहीं हो रहा होता। आपका इलेक्ट्रॉन जो है ना वो जमा कहाँ होना शुरू होता है, मेटा स्टेबल में। अब आप ये हरकत करते रहते हो, 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 और मेटा स्टेबल स्टेट के अंदर आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आपका जमा होता रहता है, ठीक है। अच्छा, ये जो आपका दूसरा प्रोसेस था इसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस इमिजन। क्या कहते हैं इसको, ये सेकेंड प्रोसेस था, स्पॉन्टेनियस इमिजन, समझिएगा। स्पॉन्टेनियस इमिशन किस बला का नाम है, समझो इसको खूब अच्छे से मेरे बच्चे। आपके पास देखो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में क्या इलेक्ट्रॉन खुद से गया था, नहीं, आपने जबरदस्ती उसे पंप करके भेजा था, सही है। लेकिन क्या एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट उस मेटा स्टेबल स्टेट में लाने के लिए आपने कुछ किया, नहीं, कुछ नहीं किया, वो खुद ब खुद आ गया। इसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन, सही है। अब ये प्रोसेस आपके पास चलता रहता है, चलता रहता है, जब तक कि आपके पास पॉपुलेशन इन्वर्जन ना आ जाए। पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है, वो टाइम जिसके अंदर पॉपुलेशन इन्वर्स हो गई। क्या मतलब सर, भैया नॉर्मली क्या होता था कि नॉर्मली आपके पास ग्राउंड स्टेट में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते थे, और आपके पास एक्साइटेड और मेटास्टेबल स्टेट में इलेक्ट्रॉन नहीं होते थे। अब होते 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 एक वक्त ऐसा आया कि आपके पास मेटा स्टेबल स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा हो गई,
और ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कम हो गई। इस फिनोमेना को हम कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन। अब पहले आप ये बात समझ लो कि यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके पास अभी भी एनर्जी है ग्राउंड स्टेट के मुकाबले में 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज्यादा एनर्जी। देखो यहाँ मैंने दो टू लिया हुआ है, इनके पास 6 है, यानी कि ग्राउंड के मुकाबले में अभी भी इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज्यादा है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है। एनर्जी जितनी कम होती है मेरे बच्चे, आपके पास स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। ठीक हो गया। और ये बात तो हम पीछे स्टेब्लिश कर ही चुके हैं, जो जितने लोअर शेल का इलेक्ट्रॉन होगा उसकी एनर्जी उतनी कम होगी, ऊपर शेल में एनर्जी उतनी ज्यादा होती जाएगी। ठीक है। ये बहरहाल मैंने डमी वैल्यूज ली हैं आपको सिर्फ समझाने के लिए, खूब अच्छे से समझ लेना। ठीक है। अब क्या हुआ मेरा बेटा, अब आप क्या करते हो, ये जो आपका फोटोन था ना, इस फोटोन की मदद से, ये जो आपका फोटोन था, इस फोटोन की मदद से आप इनमें से एक को, मतलब आप क्या करते हो, अभी देखो, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, अब ये पार्शियल स्टेबल स्टेट में बैठे हुए हैं, आप क्या करते हो, आप इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते हो नीचे आने के लिए। सर एक्साइट का मतलब तो ये होता है एनर्जी देंगे, एनर्जी देंगे तो वो ऊपर चला जाएगा, बिल्कुल यही मतलब होता है। लेकिन अगर आपने इसे ऊपर भेजना है तो आपने एनर्जी कितनी देनी होगी, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी होगी। क्यों भाई, यहां का और यहां का डिफरेंस कितना है, 4 का। अगर आप इसको 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना दो, यानी कि उस मतलब आप इससे इतनी एनर्जी ना दो कि ये किसी ऊपर शेल में चला जाए, लेकिन उसको आप अनस्टेबल कर दो। देखो पॉइंट समझना जरा, इलेक्ट्रॉन एक शेल में बैठा हुआ है, अगर आप इसे इतनी एनर्जी दो कि ये ऊपर किसी शेल में चला जाए तो ये तो एक्साइटेशन हो गई। लेकिन अगर आप इसे एनर्जी दो, उस एनर्जी की मदद से ये अनस्टेबल तो हो जाएगा लेकिन ऊपर किसी शेल में नहीं जा सकता। देखो यहां पे जैसे है, इसको मैंने एनर्जी दी, अब इस एनर्जी की वजह से क्या हुआ, ये अनस्टेबल हुआ। ये अपने बराबर वाले को अनस्टेबल करेगा, ये उससे बराबर वाले को, क्योंकि ये सारे के सारे कहाँ है, मेटास्टेबल स्टेट में मौजूद है। अब इसकी वजह से क्या होगा, अच्छा मैंने क्या किया, मैंने जबरदस्ती यहां पे अनस्टेबिलिटी इंड्यूस करी है बाय स्ट्राइकिंग अ फोटोन। ठीक है, मैंने जबरदस्ती यहां पे क्या करी है, अनस्टेबिलिटी इंट्रोड्यूस करी है, ताकि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो मेटा स्टेबल स्टेट में जमा हुए हुए थे वो ऊपर से क्या हो जाए, नीचे आ जाए। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं ये ऊपर से क्या होते हैं, नीचे आते हैं एक साथ साइमल्टेनियसली। जब ये ऊपर से नीचे आते हैं, अब क्या होता है, अब यहां पे मेरा बेटा आपके पास एक बहुत ज्यादा इंटेंस फेस कोहेरेंट लाइट बीम जनरेट होती है, एक बहुत इंटेंस, पहले मैं लिख लूं सब बताता हूं, एक बहुत इंटेंस हाईली डायरेक्शनल, बहुत इंटेंस हाईली डायरेक्शनल, और एक फेस कोहेरेंट, यानी कि जिनमें आपस में फेस कोहेरेंसी होती है, फेस आउट नहीं होता, फेस कोहेरेंट होते हैं। तो एक बहुत फेस कोहेरेंट बीम प्रोड्यूस होती है, जिसको मेरा बेटा आप क्या कहते हो, लेजर कहते हो। और ये तीसरा स्टेप था, देखो मैं फिर से आहिस्ता आहिस्ता सारे स्टेप रिपीट करता हूं। ये जो तीसरा स्टेप था ना मेरे बच्चे, इसको कहते हैं इंड्यूस्ड इमिशन। यहाँ लिख भी देता हूं, फिर आपको सारे स्टेप रिपीट करता हूं ताकि अगर कोई पीछे रह गया हो या किसी को नहीं समझ में आया हो फिर समझ ले। देखो क्या हुआ यहाँ, देखो मेरे बच्चे, सबसे पहले आपके पास ग्राउंड स्टेट के अंदर जबरदस्त तरीके से आपके इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, जो कि अल्टीमेटली मूव नहीं कर रहे थे, मतलब मूव से मुराद ये कि आगे पीछे कहीं नहीं जा रहे थे। अब क्या हुआ मेरा बेटा, आपने इनको ऑप्टिकली पंप किया, और ऑप्टिकली पंप करने की वजह से ये आपके इलेक्ट्रॉन सारे के सारे कहाँ चले गए, एक्साइटेड स्टेट में उठ करके आ गए। अच्छा ऐसा नहीं सारे इकट्ठे चले गए, पहला इलेक्ट्रॉन आया, एक्साइटेड स्टेट शॉर्ट लिव्ड स्टेट थी क्योंकि बहुत अनस्टेबल स्टेट है, वो यहां से मेटास्टेबल में आ गया। ठीक है। फिर दूसरा आया, वो भी ऐसे आ गया, तीसरा आया वो भी आ गया, चौथा आया वो भी आ गया, ऐसे करते करते मेटा स्टेबल स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ना शुरू हो गई। अब लेजर आपका रेडी टू यूज कब होगा, जब पॉपुलेशन इन्वर्जन हो गया। जब पॉपुलेशन इन्वर्जन हो गया यानी कि आपके मेटा स्टेबल स्टेट के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा हो गई एज कंपेयर टू ग्राउंड स्टेट। अब आपने यहां पे अनस्टेबिलिटी क्रिएट करी बाय प्रोवाइडिंग एनर्जी। इसने अपने बराबर वाले को, उसने मतलब सब ने एक दूसरे को अनस्टेबल किया, और ये सारे के सारे नीचे आए एक साथ। जब ये सारे एक साथ नीचे आए तो इसकी वजह से बहुत सारे फोटोन, कितने कितने, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। क्यों भाई, यहाँ जो एनर्जी और यहाँ जो एनर्जी है, दोनों का डिफरेंस जो भी होगा, उतनी एनर्जी के फोटोन यहाँ पे एक साथ इमिट हुए। इस फिनोमिना को हम कहते हैं लेजर। अब देखो इसमें 3 स्टेप थे। पहला स्टेप इंड्यूस एब्जॉर्प्शन, के मैंने जबरदस्ती एनर्जी दी ताकि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से एक्साइटेड में जाए। फिर है स्पॉन्टेनियस इमिशन, कि मैंने कुछ नहीं किया, एक्साइटेड से इलेक्ट्रॉन खुद मेटास्टेबल में आया। फिर है इंड्यूस्ड इमिशन, मैंने जबरदस्ती अनस्टेबिलिटी वहां पे इंड्यूस करी ताकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो मेटास्टेबल में जमा थे वो इकट्ठे कहां पे आ जाए, ग्राउंड स्टेट में आ जाए। दिस इज द फिनोमिना ऑफ लेजर।
लेजर की माजी में फुल फॉर्म पूछी हुई है, लेजर की माजी में ये जो शॉर्ट लिव्ड स्टेट और ये सारी स्टेट इनकी एवरेज लाइफ पूछी हुई है। ये मेरा बेटा हमारे पास ओवरऑल कॉन्सेप्ट था। अब इसकी विद इन 24 आवर्स आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी और मेरे बच्चे आपको टीपीपी भी मिल जाएगी। यहां तक मुझे बता दो सब चीज सबको अच्छे से तमीज से तरीके से क्लियर है, हाँ या ना?